या सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग बेटा? सभी लोग तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। अभी कुछ दिन बाद ही आपका गेट का एग्ज़ाम भी है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी कंफ्यूजन में है कि उन्हें करना क्या है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप्स में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको जो चीज़ बताई जा रही, जो चीज़ हो गई है, एक्चुअली उसमें फोकस ना करते हुए वो एक्स्ट्रा माइंड लगा रहे हैं, है ना। होते हैं बहुत सारी चीज़ें क्लासेस में, ऐसी चीज़ें होते हैं, बट जितना हो गया है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप पास होना चाहते हैं या अच्छे मार्क्स 50+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो अच्छा जितना पढ़ा है उसमें से आप लाख कवर कर सकते हैं। बाकी एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का भी मैंने बता दिया था। एप्टीट्यूड में अभी 5 दिन में आपकी कवर करवाने वाला हूँ, है ना। पूरी कंप्लीट एप्टीट्यूड आपकी 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। आपको पूरा लेक्चर जितना भी लाइव जा रहा है पूरा कंप्लीटली देखना है, ओके। लेक्चर मिस करोगे तो कॉन्सेप्ट मिस होंगे, है ना। तो वो चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली अंडरस्टैंड रखना है, ठीक है, ओके। और सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। जितना हो गया है उसको कंप्लीट करिए। और अभी टेस्ट और अभी आप लोगों के अपलोड हो जाएंगे, है ना। तो डोंट वरी, कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैं पहले बता दूं कि एप्टीट्यूड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता दूं। तो ये 5 दिन की आपकी क्लासेस होने वाली, ठीक है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो है 5 डेज की क्लासेस होगी, है ना। जैसे आज 10 तारीख है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी एक दिन एक्स्ट्रा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्योंकि हम लोग इसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और सारी चीज़ें भी कराऊंगा। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग आज नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर डिविजिबिलिटी रूल है इसी में, फिर फैक्टर्स और रिमाइंडर, है ना। ये पूरा कम्प्लीटली नंबर सिस्टम है, इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं आप सभी के। फिर फैक्टर्स से आते हैं ना, नंबर ऑफ रूल्स होते हैं फैक्टर्स के, डिफरेंट टाइप्स के जो रूल्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बाइनरी नंबर्स में भी आप सभी के क्वेश्चंस बनते हैं ना, कि बाइनरी नंबर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो हो गया बेटा। फिर परसेंटेज हो गया, है ना। तो ये एप्टीट्यूड आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन इसमें गेट में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, सीरीज पढ़ेंगे बेटा। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी इसी में रखा गया। इसी में हम लोग लॉग के बारे में पढ़ेंगे। लॉग एक्चुअली होता है क्या है, क्लॉक एंड कैलेंडर क्या होता है, मेंसुरेशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये पूरे जो भी टॉपिक्स हैं इनको हम वन बाय वन अभी कवर करेंगे। 5 डेज की क्लासेस होगी, हो सकता है 2 ढाई घंटे की भी क्लास हो सकती है एक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा इसमें कवर कर देंगे। तो क्या है आपका ये एप्टीट्यूड का सेशन मैंने इसलिए जानबूझ के ये रखा हुआ था। क्या होता है, बच्चा अगर स्टार्टिंग में पढ़ा दो ना तो ये चीज़ रिवाइज नहीं करता, और दिक्कत क्या होती है, ये ताज़ी चीज़ें मिलना ज़रूरी है ना। कि अभी मैं जस्ट जस्ट पढ़ा रहा हूँ तो अभी 10-15 दिन 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम भी है, तो वो चीज़ आपकी रिफ्रेशमेंट रहेगी कि हाँ जल्द अभी पढ़े थे हम लोगों ने। तो ये चीज़ इसलिए मैंने एप्टीट्यूड का सेशन अभी तक रोक के रखा। को डोंट वरी, पूरा चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें, है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वन बाय वन हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बेटा सबसे पहले अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ तो नंबर सिस्टम का बेसिक्स अभी हम कुछ ही देर में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसमें डिस्कस करें, है ना। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आपको नंबर्स के बारे में पता हुआ है ना, डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं। नंबर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के जितने भी नंबर्स होते हैं। लाइक आपका कौन कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, है ना, वो सारे होल नंबर और डिफरेंट टाइप के नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम में स्टार्ट करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं बेटा आपके लास्ट डिजिट, है नंबर सिस्टम में जो टॉपिक्स है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके क्लासेस को बढ़ा रहा हूँ, है ना। पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेस पे हम लोग आगे वन बाय वन बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है लास्ट डिजिट का क्वेश्चन। लास्ट डिजिट में जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 42, है ना। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा कि कोई भी संख्या है, अब उसके ऊपर कोई भी हम लोग रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो उसमें हम लोग को बताना है कि उसमें लास्ट डिजिट क्या होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। तो लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आपको बोलता है कि अगर मान लो कोई नंबर है 2 के ऊपर पावर दी है 42 की, तो इसमें बताना है अगर मैं, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 42 बार लिखूंगा, है ना। अगर मान लो कोई भी संख्या है, अगर कितनी भी उसके पावर रहती है तो हम उतने बार उसको लिखते हैं। जैसे 2 के ऊपर यहाँ 42 की पावर है, तो हम 2 को कितने बार लिखेंगे बेटा, 42 बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके लास्ट डिजिट निकालेंगे, ठीक। अब अगर
मैं 2 का बेटा मल्टीप्लाई करने जाऊँ, अगर मैं 1 बाय 1 प्रोसेस में जाऊँ, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूँ, फिर इसमें मल्टीप्लाई करूँ, फिर आगे करूँ, फिर आगे करूँ, तो मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, क्योंकि और मानता हूँ कि मैं 2 की आप 5 बार, 10 बार, 15 बार तक मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उतने आगे तक करने के लिए आपको तो टाइम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लाइक आपको पूछ लिया, कभी बोल दिया 2 की पावर 80। अब भाई 2 को 80 बार लिख के तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। इतना ज़्यादा अगर हम लोग करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग को क्या हो जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ाएगी, तो इतना तो हम लोग नहीं कर सकते। तो यही सारी चीज़ों को कैसे बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं। फिर इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और कि अगर 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है ना, ये कि अगर हमको कोई भी संख्या है उसमें डिविजिबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द, तो यहाँ से आपको 4 से पहले डिविजिबिलिटी समझ लेंगे कि अगर कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल है तो उसके, अगर मान लो वो नंबर कोई भी संख्या दी है, अगर उसके जो लास्ट 2 डिजिट है, अगर मान लो 4 संख्या ए बी सी डी, ये नंबर है, ए बी सी डी का नंबर है, कितने अंकों का, 4 संख्या का नंबर है ना। इसमें अगर ये लास्ट की 2 डिजिट अगर क्या है, डिविजिबल है, तो वो 4 से डिविजिबल होगी। अगर वो 4 से डिविजिबल है, 2 जो लास्ट की बची, तो वही क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी, राइट। तो वहां से वो चीज समझ में। तो अब ये सर आपने बोले लास्ट डिजिट से कैसे आप 4 से डिविजिबिलिटी रूल में आ गए, तो ये बोथ हैव अ रिलेशन विथ ईच अदर। ओके, दोनों के क्या है, ये रिलेशनशिप वो करते हैं, क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई मैं इसमें आप सभी को ये बता रहा था, राइट। तो यहाँ पर अभी देखिए आपको पता चलेगा कि 4 से, और इस वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करने वाले। तो अब हम लोग 1 बाय 1 क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं बेसिक्स के थ्रू, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 4 से, जैसे हाँ 2 संख्या डिविजिबल, तो इसमें हम लोग बेटा कॉन्सेप्ट लगाते हैं रिमाइंडर का, है ना। वी नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से कि जैसे यहाँ पर ये संख्या दी है तो इसमें 4 से हमने भाग दिया, है ना, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 12, तो ये शेषफल हो गया। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, रिमाइंडर देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लास्ट डिजिट का कंसेप्ट था कि अगर मैंने बताया था कि 2 की पावर आप कुछ भी रखे, तो उसमें कोई भी एनी नंबर रखे, तो उसमें लास्ट डिजिट कैसे आती। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग से देखना शुरू किया। मैंने क्या किया बेटा कि मैंने सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आ गया। स्टार्टिंग में मैंने देखा कि अगर मैं 2 के ऊपर 1 की पावर लगाता हूँ तो मेरा क्या नंबर आ रहा है, 2 के ऊपर 2 की पावर का क्या नंबर आ रहा है, 2 के ऊपर 3 की पावर का। तो मैंने क्या किया, अब भाई मेरे को सॉल्व करना था, मेरे को क्या दिया था, 2 की पावर 42 दिया था। तो अब 2 की पावर 42 तो मेरे को पता नहीं था, तो मैं इसको लाने के लिए अब मैं इसमें 1 बाय 1 इनमें जा रहा हूँ कि अगर मान लो मैंने 2 की पावर 1 कर दिया तो मेरा लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लास्ट डिजिट मतलब इकाई का अंक है ना। फिर अगर मैंने 2 की पावर 2 कर दिया तो 4 आ गया, 2 की पावर 3 कर दिया तो 8 आ गया, 2 की पावर 4 कर दिया तो 16 आ गया, राइट। 2 की पावर 5 कर दिया तो 32 आ गया, 2 की पावर 6 कर दिया तो 64 आ गया, है ना। ये मैंने 1 बाय 1 क्या किया, 2 की पावर्स को बढ़ाते गया। फिर मैंने चेक किया कि भाई जब मैं 1 से लेके 8 तक जा रहा हूँ, राइट, 1 से लेके अभी मैंने सिर्फ 8 की पावर तक गया, तब मैंने आई हैव टू चेक दैट इन दिस केस कि भाई हो क्या रहा है ना। जब मैं इतने कोशिश करने के बाद वहां गया तो मैंने देखा कि अब क्या हो रहा है। तो बेटा मैंने देखा कि लास्ट डिजिट में देखो, जब मैंने 1 की पावर लगाया तो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर मैंने 5 की पावर लगाया तो लास्ट डिजिट में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जो डिजिट यहाँ पर आ रही थी लास्ट में, वही डिजिट यहाँ पर भी लास्ट में आ रही थी। तो क्या हो रहा है, आफ्टर 4, यानी आप 4 संख्याओं के बाद क्या हो रहा है, वही संख्याएं रिपीट होते जा रही है, वही डिजिट रिपीट होते जा रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया, जैसे 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो लास्ट डिजिट हम लोग बता सकते हैं कि 2 की पावर 4 के जो है 2 की पावर 4 तक 2 4 8 6 ही लास्ट डिजिट होगी, है ना। अगर 2 की पावर 1 में जाते हैं तो 2 होती है, 2 की पावर 2 में जाते हैं तो 4 होती है, 2 की पावर 3 में तो 8। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहाँ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेशन की भाई 4 डिजिट के बाद, है ना, कि उसके बाद फिर वो आपस में रिपीट होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो रिपीट होते जाएंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सर अगर आप 2 की पावर 9 लिखेंगे, अगर आप 2 की पावर 9 लिखेंगे तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो वापस से तो 2 आ जाएगा, है ना। फिर आप बोल सकते हैं 2 की पावर अगर आप 10 लिखते हैं तो वापस से इसका जो लास्ट डिजिट 4 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर लिखते हैं 2 की पावर अगर मैं 12 लिख दूं तो वापस से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर मैं 2 की पावर क्या लिख दूं, नहीं नहीं, यहाँ पर 9 10 11, 11 में 8 आ जाएगा और 12 में क्या आ जाएगा आपका, वापस से 6 आ जाएगा।
है ना। तो ये रिपीटेशन ऑर्डर में होता है। तो इसमें जब भी हमको ऐसी संख्याओं का, जिसमें पावर वाली संख्याओं का हमको अगर फाइंड करने बोलता है लास्ट डिजिट, तो वी हैव टू चेक द रिपीट पैटर्न ऑफ दिस, कि कितने संख्याओं बाद रिपीट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट डिजिट तो दो के इसमें 2, 4, 8, 6 ही होगा। इनमें से ही अगर कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, है ना। अगर ये पूरे ऑप्शन दिए तो उनमें फिर आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन दिया है कि कोई 2 के ऊपर पावर दे दिए, कोई भी संख्या की पावर दे दी और बोला कि लास्ट डिजिट क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग उसको चेक कर सकते हैं ना। यहाँ से चेक करके यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग। ओके, वहां से आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ से 2 की पावर 9 का निकल गया, 2 की पावर 10 का, 2 की पावर 11 का, ये इस तरीके से हमने निकल। तो यहाँ सब हमने चेक किया। तो बेटा रिपीट पैटर्न में क्या आ रहा है, रिपीट पैटर्न में आ रहा है आपका 4, कि आफ्टर 4 नंबर द वैल्यू विल बी रिपीटिंग, है ना। 4 संख्याओं के बाद क्या हो रही, रिपीट हो रही। तो अब यहाँ जो भी रिपीट पैटर्न आता है, अगर ऐसा करने पे जब हम चेक किए तो जो भी रिपीट पैटर्न आता है उसको उस पावर, जैसे मान लो यहाँ पर 2 के ऊपर क्या था, 42 था, है ना। तो यहाँ पर जो भी नंबर आता है, जो भी रिपीट पैटर्न होता है, जैसे 2 का रिपीट पैटर्न 4 है, तो इसमें क्या करेंगे, इस पावर में हम लोग उसका डिवाइड कर देंगे, 42/4 कर देंगे, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 4 1 4, है ना। कितने बार में चल जाएगा ये, 10 बार में चल जाएगा और रिमाइंडर इसमें बच जाएगा 2, है ना। अब फिर 2 के ऊपर 10 की पावर आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। जो रिपीट पैटर्न आता है, जो भी संख्याओं का रिपीट पैटर्न आता है, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में दिया है कि 2 की पावर 53 का लास्ट डिजिट निकालिए। 2 की पावर 53 का लास्ट डिजिट निकालिए, सॉरी है ना, इसको रब कर देते हैं। 2 की पावर 53 का, 2 के ऊपर कितने की पावर है बेटा, 53 की पावर है। इसका हमको लास्ट डिजिट निकालना है। तो मैंने अभी बताया कि इसका हमको पैटर्न मालूम है कि क्या होता है, रिपीट पैटर्न क्या होता है, 4, कि भाई 4 संख्याओं बाद रिपीट होगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो भी पावर रहती, पावर में मैं उसका रिपीट पैटर्न का डिवाइड कर दूंगा, पावर में मैं उसके रिपीट पैटर्न का डिवाइड कर दूंगा। तो 4 1 4, यहाँ पर कितने बार में जाएगा, ये 13 बार में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आ गया बेटा 1 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब जो भी यहाँ पर रिमाइंडर बचता है लास्ट डिजिट निकालने के लिए, सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर देंगे पावर में। ओके, पावर में 4 का डिवाइड कर दिए, उसके बाद हमारे पास क्या बचा रहे, रिमाइंडर। ऑब्वियस सी बात है, 13 चौक 52 होगा, बचेगा 1, तो ये हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, कि अगर मान लो हम लोग ने इस तरीके से भाग दिया, है ना, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, 4 एकम 4 हो जाता है ये। ओके, तो ये 1 आ जाता है, यहाँ 3 आ जाता, तो यहाँ पर आपका 3 यहाँ पर आ जाता। ओके, 4 दूनी 4 तिया 12, बचता कितना 1, तो यहाँ 3, 13 यहाँ पर आ गया, ये 1 आ गया। शेषफल हमेशा ये रिमाइंडर ये होता है। तो रिमाइंडर में जो भी ये संख्या दी रहती है, उसमें जो रिमाइंडर आता है उसकी पावर लगा दो, और पावर लगाने के बाद जो भी संख्या आपकी फाइंड होगी वही उसका क्या होगा, वो क्या होगा, लास्ट डिजिट होगा। तो इस संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा 2 होगा। आया समझ। अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चन और करके देखेंगे कि अगर मान लो 2 के ऊपर 1 की पावर है तो 2 के ऊपर 1 की पावर तो 1, 2 के ऊपर 2 की पावर 2, है ना 3। तो ये इस तरीके से जो भी रिमाइंडर आ रही है, ये इसमें ये रिमाइंडर शो कर रहा है। अगर 1 की पावर है तो पावर में 1 आ जाएगा, अगर 2 आया रिमाइंडर तो यहाँ पर 2 आ जाएगा पावर में। जो रिमाइंडर आता है वो भी पावर में आना चालू हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट आया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तो उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए 2 की पावर 42 था, राइट, 2 की पावर 42। अब भाई इसका रिपीट पैटर्न मेरे को मालूम है, रिपीट पैटर्न कितना था, 4 था। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 की पावर 42, 42 में कितना का डिवाइड कर दो, 4 का डिवाइड कर दो। जो भी रिमाइंडर आ रहा है तो 10 बार में गया, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो 2 के ऊपर पावर लगा दो 2 की, 2 के ऊपर 2 की पावर लगा दोगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा। तो इस संख्या का जो लास्ट डिजिट है, इस संख्या का जो लास्ट डिजिट है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है कि नहीं। तो प्रोसेस क्या है कि जो भी पावर लगी हुई है, पावर में डिवाइड कर दो 4 का, और वही से आप सभी क्या करना है, आगे जाके उसको जो भी रिमाइंडर आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें जो भी रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर को निकाल लो बाहर, और रिमाइंडर के बेसिस पे आप सभी को क्या है, इसमें सॉल्व कर लेना है। तो ये 2 की पावर 42 का लास्ट डिजिट ये निकल गया, राइट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। जैसे यहाँ पर बेटा दिया है, देखो 52 की पावर 81, 52 की पावर क्या दिया है, 81 दिया है, राइट। 52 की पावर 81 दिया है। थोड़ा विजिबल नहीं होगा तो क्वालिटी बढ़ा के भी देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 52 इंटू 52 इंटू 52 कितने बार, 81 टाइम्स, है ना। इसमें सर अभी 2 तो दिखे ही नहीं रहा, 81 टाइम्स लिखूंगा। अब मैं इसका क्या मल्टीप्लीकेशन करके 81 की पावर निकाल सकता हूँ, क्या नहीं निकाल सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसको मैं इंडिविजुअली क्या कर दूंगा, ब्रेक डाउन कर दूंगा। ओके, सारे को हम लोग क्या, मैं क्या कर दूंगा, ब्रेक डाउन कर दूंगा। ब्रेक डाउन कर दिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 252 को मैं 2 2 लिख सकता हूँ, है ना।
2 के इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करके लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, फिर वापस से फिर मैं उसको वो कर सकता हूँ ना, है ना। मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया 4 का। तो यहाँ पर आपका क्या है, 2 की पावर 81 हो गया। ये 52 जो था, अभी मैंने इसमें चेंजेस किया फॉर द सॉल्यूशन, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल नहीं होना है कि सर आपने 52 को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रूल्स के अकॉर्डिंग हमको जाना पड़ता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, हमको लास्ट डिजिट निकालना है। हमको क्या निकालना है, लास्ट डिजिट निकालना है। मैंने 52 को 2 क्यों लिखा, लास्ट डिजिट निकालना है इसमें, इस क्वेश्चन का। ऑब्वियस सी बात है, जो भी लास्ट डिजिट आएगी वो लास्ट के नंबर को मल्टीप्लीकेशन करने पर आती है। अगर मान लो मेरे जो भी मैं लास्ट का नंबर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन के बाद ही आपकी लास्ट डिजिट आएगी, राइट। वहां पर जो भी लास्ट डिजिट होगी उसका ही आपस में मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा ना आपको आगे तक, राइट। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, सारे की लास्ट डिजिट ले लूंगा। तो इसमें भी 2 लास्ट है ना। 2 को फिर 80 टाइम्स बाय मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मेरी लास्ट डिजिट आ गई। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 2 की पावर 81। और इसमें आप लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा केस रहा तो 2 का रिपीट पैटर्न हमको मालूम है कितना होता है, 4। तो उसकी पावर में उसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो पावर में 81 में अगर मैं डिवाइड करूँ किसका, 4 का, तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वही उस संख्या की पावर हो जाएगी। ये कितने बार में चल जाएगा, 20 बार में चल जाएगा। रिमाइंडर मेरा बच रहा है 1, है ना। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 का जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका जो लास्ट डिजिट है वो आ गया 2। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि कंसेप्ट ऐसे बनते हैं। गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, अब 52 की जगह 128 दे देगा, उसके ऊपर आपको 81 की पावर दे देगा, या 128 के ऊपर 128 की पावर दे देगा, उसको सॉल्व करिए। तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। 128 में आपको जो है वो तो 8 में आ जाएगा ना, 122 का दे देगा, 122 के ऊपर 122। तो आपको समझना है कि जो लास्ट डिजिट होती है वो किसी भी नंबर के लास्ट नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के साथ ही लास्ट डिजिट निकलती। ओके, जो भी पावर होगी उतने बार हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसका, लास्ट नंबर का, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू। अब हमने 2 का देख लिया, अब हम लोग देखते हैं बेटा 3 का। 3 का क्या रिपीट पैटर्न होता है, और फिर 3 वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से होगा ना, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, रिपीट पैटर्न से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। नहीं तो पहले क्या होता था, हम लोग पूरा सॉल्व करते थे, लेकिन अब हमारे पास मेथड आ गई है, तो वी विल सॉल्व विद द रिपीट पैटर्न, है ना। हम लोग रिपीट पैटर्न के बेसिस पे अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके या तो अब हम लोग जो है 3 के बारे में देखेंगे। अगर मान लो 3 के ऊपर कोई पावर आ रही है, और अगर मान लो नंबर है, आपने भाई देखना ही पड़ेगा ना, 1 से लेके 10 तक हम लोग पूरी चीजों को देखने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 1 के ऊपर किसी भी संख्या का अगर पावर लगाए तो भाई 1 ही आता है लास्ट डिजिट। ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं ना। उसी में फिर हम लोग और आगे देखते हैं। तो 1 के ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया। 2 के ऊपर हमने देख लिया कि 2 के ऊपर जो रिपीट पैटर्न होता है 4 होता है। तो जो भी पावर आएगी उसमें 4 का डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है, उसकी पावर लगा दो, तो वो उसका आंसर है। 3 के बाद सर 3 में देखते हैं। तो 3 को अगर मैं 1 की पावर लगाता हूँ, मैं बेटा 3 का जो 1 की पावर लगाया तो मेरा आ रहा है क्या, 3, राइट। 3 की अगर मैं 1 के ऊपर पावर 3 में, फिर 3 के ऊपर अगर मैं 2 की पावर लगाऊँ तो आता है मेरा 9। 3 के ऊपर 3 की पावर लगाऊँ तो आता है 27। 3 के ऊपर 4 की पावर तो बेटा 81। 3 के ऊपर 5 की पावर लगाऊंगा तो 343। 3 के ऊपर 6 तो 729। 3 के ऊपर 7 2187। और 3 के ऊपर 8 लगाया तो मेरा कितना आ रहा है, 6561 आ रहा है, राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया, पूरे नंबर्स को पावर के फॉर्म में लिख लिया। कि अब फिर मैं यहाँ पर चेक किया, तो मैंने यहाँ चेक किया कि जब मैंने 1 की पावर लगाया तो मेरा लास्ट डिजिट आ रहा था 3। 2 की पावर लगाया तो मेरा लास्ट डिजिट आ रहा था 9। 3 की लगाया तो 7 आ रहा था। 4 की लगाया तो 1 आ रहा था। फिर जैसे ही मैंने इसमें 5 की पावर लगाया, जैसे ही मैंने इसमें 5 की, तो फिर मेरा वापस से लास्ट डिजिट 3 आने लगा। फिर 6 की पावर लगाया तो 9 आ गया। 7 की पावर लगाया तो 7 आ गया, फिर 1 आ गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर भी, क्या हो रहा है सर, कि कुछ नंबर्स के बाद वापस से जो लास्ट डिजिट है ये रिपीट होते जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 3 की पावर 9 की लास्ट डिजिट निकालने की बात करूं तो आप लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि 3 की पावर 9 की लास्ट डिजिट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, 3 की पावर 10 की बोलेंगे कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब आप लोग चेक कर सकते हैं विद फॉर द प्रूफ यू कैन ऑल्सो चेक द थिंग्स। ओके, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीजें चेक कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज वहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत होगी, तो वहां यू कैन इजीली चेक कि वही रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दिस विल बी बेस्ड ऑन द रिपीट पैटर्न। ओके, तो यहाँ से रिपीट पैटर्न के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर 4 हो गया, राइट। ये 4 आपका रिपीट पैटर्न। तो अब ऑब्वियस सी बात है, रिपीट जो पैटर्न रिपीट होता है उसी में डिवाइड कर दो। तो 3 वाले क्वेश्चन में भी क्या होगा, आप लोग डिवाइड कर देंगे, जो भी पावर होगी उसमें 4 का डिवाइड कर दो और उसमें फिर से रिमाइंडर लगा दो। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 की पावर 51 का लास्ट डिजिट निकालो। 3 की पावर 51 है, इसमें डिवाइड कर दो 4 का, कितना आ जाएगा, ये 12 बार में जाएगा, 12 चौ
नहीं नहीं, ये कितने बार में जाएगा, 4 एकम 4 है ना, बचेगा 1, 4 दूनी 8, 12 बार में जा रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, 3 बच रहा है ना, 3 बच रहा है। तो 3 बचने के बाद आप क्या कर देंगे, इसमें फिर 3 के ऊपर 3 की पावर लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। तो लास्ट डिजिट क्या आ गई, 9 आ गया। ओके, इजीली है, बहुत इजी है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो भाई कोई भी नहीं। 3 की पावर, अच्छा 3 की पावर 3 का जो वैल्यू होता है 27 होता है। ओके, यहाँ पर मैंने रॉन्ग कर दिया। 3 की पावर 3 का जो वैल्यू होता है बेटा वो 27, तो 27 विल बी द राइट आंसर ऑफ 7, जो इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ओके, लास्ट डिजिट कितनी आ गई, 7 आ गई, तो वहाँ से आपने इजीली निकाल लिया। फिर ऑलवेज हाँ, तो यहाँ से इस तरीके से आपको पता चल गया कि रिपीट पैटर्न के बेसिस पे हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है ऑलवेज पावर को रिपीट करना। हाँ, अगर मान लो कभी भी रिपीट पैटर्न पे क्वेश्चन है तो ऑलवेज डिवाइड करेंगे। तो वही और कोशिश क्या होते हैं सर रिपीट पैटर्न के, तो वैसे ही देखो 7 में भी होता है कि अगर मान लो 7 है, 7 में भी मैं क्या कर रहा हूँ, 1 की पावर लगा रहा हूँ, 2 की लगा रहा हूँ, 3 की, 4 की, 5 की, 6, यहाँ तक मैंने क्या किया, 8 तक पावर इसमें लगाया। तो इसमें भी क्या हो रहा है, 7 9 3 1, क्या आ रहा है बेटा लास्ट डिजिट 7 9 3 1, फिर यहाँ 7 9 3 1, ऐसे ही क्या हो गया, 2 बार रिपीट हो गया। तो 7 9 3 1 7 9 3 1 क्या हो गया, 2 बार रिपीट हो गया। इसमें क्या हो रहा है, फिर कितनी संख्याओं बाद हो रहा है, 4 संख्या, तो ये भी क्या हो गया, इसका रिपीट पैटर्न भी कितना हो गया, 4। तो 4 नंबर्स के बाद हो रहा है, तो इसमें भी फिर सर वही जो भी अब, तो इसमें आपको फिर ये भी याद हो गया कि आपने 1 2 3 का निकाल लिया, इसमें फिर आ गया 7 का, है ना, 7 का भी आ गया। तो 7 में भी अगर कोई भी संख्या हो तो उसमें जो भी पावर होगी डिवाइड कर दो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 के ऊपर बेटा 125 की पावर दी हुई है, इसमें 125 में हम लोग क्या कर देंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे विद रिपीट पैटर्न, 4 तिया 12, 4 एकम 4, बचा कितना, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर मेरा 1 बचा, तो 7 के ऊपर पावर लगा दो 1 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इज द राइट आंसर। ओके, 7 मेरा क्या हो जाएगा, वहां से राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 by 1 with the help of the questions we will solve the problems। ओके, इस तरीके से अगर कंसेप्ट पता है लास्ट डिजिट का, तो ये क्वेश्चंस बेटा नंबर्स ऑफ टाइम्स आए हैं आपके एग्जामिनेशन, नंबर्स ऑफ टाइम्स, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स अगर आप तो देखते हैं तो वहां से सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। तो वो चीज आपको याद रखना। फिर हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट 8 वाली संख्या, है ना। तो अभी मैंने क्या क्या देख लिया, मैंने 1 का देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 7 का देख लिया। अब लोग 8 में आते हैं ना। तो 8 में भी वही चीज होगी, 8 की पावर अगर मैं 1 कर दूं, 8 की पावर 2 कर दूं, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5 6 7 8 अगर मैं करते जाऊं, तो मैं ये चेक करूंगा सारी संख्याओं में कि रिपीट हो रहा है क्या। कई संख्याओं में रिपीट नहीं होता, तो मैं डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट बताने आज के लिए मैंने इतना ज्यादा वो किया। 1 किया तो 8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 8 4 2 6, फिर वापस से रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी रिपीट पैटर्न कितना हो जाएगा, 4। जितने संख्याओं के बाद रिपीट हो रहा है वो उसका रिपीट पैटर्न कहलाता है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीट पैटर्न कहते हैं। जितनी भी नंबर्स के बाद अगर कोई भी संख्या रिपीट हो रही है तो दैट विल बी कॉल्ड अ रिपीट पैटर्न। ओके, वो हमारा क्या हो जाता है, रिपीट पैटर्न हो जाता है। तो वहां से वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। तो 4 रिपीट पैटर्न हो गई। तो जैसे ही फिर इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो 8 की पावर 64 है ना, 64 में आपने डिवाइड कर दिया 4 का, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 6, रिमाइंडर 6 नहीं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, 12 चौ 60 नहीं, 15 चौ 60 होता है ना, हाँ 15 चौ 60 बचा, रिमाइंडर 4, 4 की पावर 4 हो गया, ये सॉरी जो भी आपकी नंबर होगा उसकी पावर 4 होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 है। 8 की पावर 4 का मल्टीप्लीकेशन करने पर आप क्या आ जाएगा 6, जो लास्ट डिजिट है वो 6 आ जाएगी, ये यहाँ पर बताएगा। ठीक है, अब ये रिपीट पैटर्न है हमारे कुछ। तो यहाँ तक जो भी नंबर्स मैंने बताया, नंबर कौन कौन सा था, 1 2 3 4 7 और 8, ये जो सारी संख्याएं ये बेस्ड है रिपीट पैटर्न पे। अच्छा इसमें 4 नहीं है ना, इसमें 4 नहीं है, 1 2 3 7 8, 1 2 3 7 8 जो है ये रिपीट पैटर्न है। और इसका रिपीट पैटर्न कितना होता है, 4। जो भी संख्याओं की जिनमें जो भी पावर आएगी उसमें 4 का डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आ रहा है उसको उसमें एग्जीक्यूट कर दो। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटेशन यू विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थिंग। ओके, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके राइट, तो वहां से आपको वो निकल जाएगा 4 का रिपीट पैटर्न, है ना। उसके बाद अब कुछ आते हैं जो कि 2 रिपीट पैटर्न है, जिसमें क्या है 2 रिपीट पैटर्न आते, पहले 4 था। जैसे अब यहाँ पर आया नंबर 4 की बात करते हैं, अगर 4 के ऊपर कोई पावर दिया है, XYZ कोई भी पावर दी, और मेरे को बोला इसका क्या निकालिए, लास्ट डिजिट निकालिए, लास्ट डिजिट इकाई का अंक निकालिए, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करूंगा। तो मैं वो फिर वापस से देखता हूँ, 4 की पावर मैंने 1 किया, 4 की पावर 2 किया, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। जब मैंने ऐसा किया 4 आया 6 आया, फिर 4 आया 6, तो यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है ये 2 संख्याओं के बाद ही रिपीट हो रहा है ना, कि 2 2 संख्याओं के बाद में रिपीट होना चालू हो गया।
तो इस केस में फिर हम लोग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी क्या है, ये ऑड पावर है, ये इवन पावर, ये ऑड है, ये इवन है। तो यहाँ ऑड इवन का केस लग रहा है ना, तो दो क्या है इसमें रिपीट पैटर्न पे आ गया। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, अब यहाँ मेरे को कोई जरूरत ही नहीं ना कि 2 की पावर। तो अगर मान लो 4 के ऊपर जो नंबर की पावर है अगर वो मान लो ऑड है, क्या है, ऑड है, जो भी अगर मान लो 4 है, 4 एक नंबर है, उसके ऊपर पावर क्या है, ऑड है, अगर ऑड पावर है तो उस केस में आपकी हमेशा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और अगर इवन पावर है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6। डायरेक्टली बोलना है ना। 4 वाले केस में अगर इकाई का अंक पूछा, अगर आपको कभी भी बोला कि यूनिट डिजिट फाइंड करिए 4 का, तो भाई हमेशा यू शुड हैव टू रिमेंबर कि अगर ऑड पावर है तो 4 आ जाएगा, अगर इवन पावर है मतलब सम संख्या है तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से आपको याद रखना, ऑड में ये और इवन में ये। ओके, तो यहाँ से आपको बन 4 में तो डायरेक्टली बता सकते हो, जैसे 4 की पावर 64 है, भाई इवन पावर है, इवन पावर है तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि 6 आ जाएगा। लास्ट डिजिट कितनी है, 6, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 6। या फिर रिपीट पैटर्न का डिवाइड भी कर सकते हो, 64 में डिवाइड कर दो 2 का, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 आ गया। फिर इसमें डिवाइड कर दो 2 का, 2 1 जा 2, 2 बचा कितना, 2 6 12। फिर ये तो पूरा डिविजिबल ही है ना, तो डिविजिबल में तो डायरेक्ट आपको करना है 6 करना है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली बताना है। वैसे ही सेम एज यूजुअल क्या होगा, 9 में होगा, 9 में भी रिपीट पैटर्न 2 आता है। 9 में अगर इवन पावर आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर आ जाएगा 9, ऑड पावर आ रही है तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको रिमेंबर रखना है, ओके, कि इवन और ऑड के केसेस में आपको इसको सॉल्व करके देखना है ना। तो आपने कौन कौन सी संख्याओं को देख लिया लास्ट डिजिट बेटा, आपने देखा 1 का देखा, 2 का देखा, 3 का देखा, 7 8 4 का देखा और 9 का देखा। क्या बच गया हमारे पास अभी, 5 6 और क्या बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 5 6 और 10 का बच गया। तो अब देखते हैं 5 6 अगर 10 है तो उसमें क्या, अब जैसे 9 वाला एक कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 के ऊपर 128 है तो भाई 128 है, इवन पावर है, डायरेक्टली इसमें पावर के बेस पे खेलो। इवन पावर है, इवन पावर क्या हमारे साथ जो लास्ट डिजिट होती है 1 होती है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से इसको समझ लेंगे, ओके। अब जो जो संख्याएं बची उनका, अगर मान लो कि 5 के ऊपर कोई पावर है और उसका लास्ट डिजिट पूरा, तो हमेशा ऑलवेज आपका 5 ही होगा। हमेशा 5 वाले केस में कोई भी पावर दे दो, हजारों की पावर क्यों, अनंत पावर भी रहे तो 5 भी आएगा। 6 में कोई भी पावर दे दो x की तो यहाँ पर 6 आएगा। 1 के ऊपर पावर को देखो दे दो तो यहाँ पर 1 आएगा, है ना। तो ये लास्ट डिजिट में जो पावर्स हैं उनके फॉर्म में हम लोग ये तो 1 हमेशा 1 आएगा। तो जो x जो है बेटा नेचुरल नंबर शो कर रहा है, x इज शोइंग द नेचुरल नंबर। तो लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर के केसेस में हम लोग इसको बना सकते हैं कि x की जो भी पावर होगी उसके बेसिस पे हम लोग इसको बना सकते हैं, ओके। तो ये हमने वो लास्ट डिजिट पूरा पढ़ लिया कि हमने देखा कि 1 से 9 तक की जो नंबर्स होते हैं, 1 से 9 तक के जो नंबर्स होते हैं इनकी लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत इजी हो जाएगा, इकाई के अंक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने सबसे स्टार्टिंग में इसको कवर किया है। अब भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ लो जिसको लगता है ना, तो वहां से आपकी वही चीज़ क्या है वही क्लियर हो। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि पावर में, अब चलो जो भी चीज़ें हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, साइक्लिसिटी टेबल कहते हैं। जैसे नंबर हो गया और रिपीट पैटर्न हो गया, जैसे 2 3 7 8 है तो इसका रिपीट पैटर्न क्या हो गया 4। 4 का डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसकी पावर लगा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मान लो 4 और 9 है, कोई डिजिट के ऊपर जो भी पावर है ना, जिस भी संख्या के ऊपर पावर है वो अगर 4 और 9 है तो उसमें रिपीट पैटर्न 2 आता है, तो इसमें आपको ऑड और इवन वाला केस याद रखना है, ओके। और इसी में अगर 5 6 1 आ रहा है तो वही ऑलवेज सेम, इसमें आप लोग लिख सकते हैं ऑलवेज सेम करके, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से बनाना है। तो 1 बाय 1 हमने सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर की। तो बेटा हमारा यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने यहाँ से क्लियर किया, है ना। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हमने क्लियर किया। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर 143, भाई 2 की पावर 143 तो 143 को पावर 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12 बचा 2, 4 4 4 5 20 बचा 3, 3 क्या हो गया मेरे में, 3 की पावर लगा दो, 2 की पावर 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ओके, बना लिया हमने। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें बड़े लेवल पे इस तरीके से आते है ना, क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको बोला है बेटा कि इसका यूनिट क्या फाइंड करो, यूनिट डिजिट फाइंड करो, लास्ट यूनिट डिजिट कि लास्ट में इकाई का अंक क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक ही होता है। तो यहाँ देखो क्या दिया है नंबर 113 155
1। तो इसमें देखो लास्ट नंबर है, हम लोग ऑलवेज लास्ट नंबर के ऊपर जो पावर रहती है उसी को लेंगे। यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर, इसमें भी जो पावर ये है इसका लास्ट डिजिट लेना है मेरे को, तो लास्ट डिजिट हमेशा इधर से आएगा। फिर ये 56, 3 की पावर 56, 3 की 5 की पावर 6, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है लास्ट डिजिट मतलब लास्ट वाले संख्याओं से ही मतलब होगा, ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट वाली संख्याओं से ही मतलब है, इसलिए वी हैव टू फाइंड द लास्ट डिजिट। ओके, वहां से हम लास्ट डिजिट इसलिए फाइंड करें क्योंकि हमको मतलब ही लास्ट डिजिट की संख्याओं से, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब भाई मेरे को पता है कि 3 के लिए क्या रूल होता है, 3 में रिपीट पैटर्न 4 होता है, 5 में वही ऑलवेज वही होता है, 6 में ऑलवेज वही होता है, तो रिपीट पैटर्न के बेसिस पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर आ जाएगा 4, रिमाइंडर की पावर हमने रख दी है, 5 का तो जैसे एक्जैक्टली वही होता है, 6 का भी वही जो रहता है वही होता है। अब यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो 3 की पावर आ गई 4, तो 3 की पावर 4 में क्या होता है मेरा 1 आ जाता है, क्योंकि 81 आ जाएगा, 3 की पावर 4 81 है, 81 का लास्ट डिजिट 1 आ गया, 5 6, तो यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या रहा 0, है ना। तो इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 ऐसे क्वेश्चन जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इनको मैं ऐसे सॉल्व कर, है ना, क्योंकि आपको मतलब तो लास्ट के नंबर से है ना, लास्ट डिजिट निकालना है और लास्ट के नंबर से आपको क्या रखना है, मतलब रखना है। तो वहां से इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। 81 आ गया था 0 हमने, राइट। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, इसमें भी आपको बोला है कि फाइंड आउट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। तो यहाँ देखिए 117 दिया है, इसके ऊपर ये नंबर दिया है, 118 दिया है, इसके ऊपर ये नंबर दिया है, 123 दिया है, इसके ऊपर ये नंबर दिया है, राइट। यहाँ पर क्या होगा 7, अब हम लास्ट नंबर लेंगे क्या 7, 7 के ऊपर 56 की पावर लगा देंगे, 118 में 8 के ऊपर 56 की पावर लगा देंगे, 123 में 3 के ऊपर 56 की पावर, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द लास्ट। ओके, वहाँ से वो लास्ट है। यहाँ से जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 की पावर 4 आ गया, 8 की पावर ये आ गया, 3 की पावर ये, तो यहाँ से जैसे मैंने सॉल्व किया तो यहाँ 6 आ गया, 6 के बेसिस पे हमने इसको निकाल लिया, तो ये हमारा आंसर है। अब भाई आपको रूल पता होगा कि 1 से लेके 9 8 तक जाते तक आप कौन कौन सा रूल फॉलो करना है ना। 2 3 4 5 है तो रिपीट पैटर्न लगाओ, 2 3 7 8 है तो रिपीट पैटर्न लगाओ, 4 5 है तो ऑड इवन लगाओ, है ना, 4 है और 4 और 9 है तो ऑड इवन लगाओ, और जो भी है तो लगा सकते। तो यहाँ से हमने जो बेसिकली कंसेप्ट जो सीखा वो था कि अगर मान लो कोई भी नंबर है, नंबर को हम लोग मान रहे हैं एक्स है, के ऊपर जो भी पावर होगी उसका लास्ट डिजिट निकालना है, तो अगर 2 3 7 8 है तो पावर 4 में डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आ रहा था उसकी पावर लगा दो और आंसर ले लो। 4 और 9 है तो ऑड इवन लगा दो, 5 और 6 है तो सेम रख दो, जो भी वैल्यू है वही उसी को रख दो सेम, जो भी लास्ट नंबर पे जो उसकी लास्ट डिजिट है वो रख दो, और यू विल बी सॉल्व द इजीली। वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक था। ओके, यहाँ तक हमने बेसिक चीजें कवर की। ओके, अब हम लोग जो है आगे फैक्टर एंड डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में देखेंगे, है ना। तो यहाँ तक हमने जो टॉपिक फर्स्ट है नंबर सिस्टम का, जो लास्ट डिजिट वाला जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने वहां से क्लियर किया। ओके, लास्ट डिजिट का जो भी नंबर था हमने वहां से क्लियर किया। अब हम लोग जाने वाले हैं फैक्टर एंड डिविजिबिलिटी रूल के पास, है ना, कि अब फैक्टर्स एंड डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ओके, तो 5 मिनट का रेस्ट ले लो, है ना, 2 मिनट का आप लोग रेस्ट ले सकते हैं, तो 3 मिनट का, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, यस, तो आप लोग रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे फैक्टर एंड डिविजिबिलिटी रूल। ओके, तो फैक्टर एंड डिविजिबिलिटी रूल में बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक्स फ्रॉम द नंबर्स, है ना, कि एक्चुअली नंबर क्या होता है। जब भी मैं बता रहा था तो देखिए नंबर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका रियल नंबर होता है, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो अभी आप 11 12 में पढ़ रहे थे, काल्पनिक संख्या कहते हैं उसको, वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या में जैसे अगर नंबर आपके मान लो आयोटा के फॉर्म में आ रहे हैं, जो भी नंबर्स दिया है द फॉर्म ऑफ आयोटा, ओके, द नंबर कम फ्रॉम द फॉर्म ऑफ आयोटा, तो दैट विल बी कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट माइनस 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, रूट माइनस 3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये जो भी रूट के अंदर माइनस का साइन आ रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। रियल नंबर की बात करें तो फिर रियल नंबर होते हैं आपके दो टाइप के। रियल नंबर आपके एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। इरेशनल क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब क्या होता है सर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो अगर मान लो कोई नंबर रिपीटिंग पैटर्न पे है या टर्मिनेटिंग है, तो जैसे कि मान लो एक नंबर दिया है 0.3218, है ना, ये क्या हो रहा है यहाँ जाकर के क्या स्टॉप हो जा रहा है, ये जो नंबर है यहाँ जाकर के क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं बेटा रेशनल नंबर, दिस इज द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और अगर मान लो कोई नंबर है ये क्या हो रहा है
स्टॉप नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट हो 36333। अब आगे जाते जाते ये ओनली क्या है, आगे जब भी बढ़ रहा है तो 3333 के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। तो ये केस क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर का केस हो गया। तो ये दोनों बोथ है वह केस ऑफ रेशनल नंबर है ना, तो ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर के केसेस हो गए। तो ऐसे ही क्या होगा, अगर मान लो ये वाला है ना, तो ये हमारे रेशनल नंबर, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है मतलब रिपीटिंग है, और टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब एक जगह रुका है। और जो नंबर रिपीटिंग नहीं है, जैसे मान लो इस तरीके का नंबर 0.5431628932, कोई भी नंबर आते जा रहा है, बस नंबर बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है। और पहली चीज रिपीट नहीं हो रहा है और ना तो टर्मिनेट हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है, तो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल और इरेशनल। गेट में एप्टीट्यूड में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल, क्योंकि जो 15 से 25 मार्क्स का जो कवरेज होता है वो इस तरीके से ही वो कवरेज उसमें वो गेट करने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स पूर्णांक संख्या है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्णांक। इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक क्या होता है, तो -2 -3 0 1 2 3, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स मिले होते हैं ना, जो भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। उसी में हमारा नेक्स्ट आ जाता है नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर में क्या आता है, 2 3 1.33 ना, ये डेसिमल्स के फॉर्म में आते हैं, इसको नॉन इंटीजर्स कहते हैं, है ना। ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती, एक्चुअली अगर आ रहा है तो 2.3 3.1 या फिर ऑलवेज पॉजिटिव भी होते हैं, दूसरी चीज पॉइंट्स के फॉर्म में है तो नॉन इंटीजर कह सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, ये हमारा होल नंबर का, इसको हम लोग शो करते हैं फ्रॉम द डब्ल्यू, है ना। ये चीज़ अगर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन, ओके, तो गेट के स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होना है साइन के चेंज होता है, क्योंकि डायरेक्टली कुछ एन बराबर दिस, अब वो कोई क्वेश्चन आ गया एन बराबर दिस तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आप लोग जो साइन के हिसाब से बना सकते। नेचुरल नंबर को शो करते हैं कैपिटल एन से, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाता है ना नेचुरल नंबर, होल नंबर डब्ल्यू से, और नेचुरल नंबर इन्फिनिटी। इसी में नेक्स्ट केसेस आते हैं इवन और ऑड के, है ना। इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, डायरेक्टली यू नो अबाउट द इवन नंबर इज कॉल्ड नंबर विच इज डिवाइडेड फ्रॉम द 2। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर क्या होते हैं बेटा, जो हमारे 2 से नॉन डिविजिबल होते हैं, कि जो डिविजिबल नहीं है 2 से, इज कॉल्ड ऑड नंबर, है। तो जो डिविजिबल है वो इवन नंबर हो गया, जो डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर हो गया, है ना। इसी के बाद नेक्स्ट में हम लोग गए, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ओके। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जैसे 2 3 7 5 7, है ना, ये जो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, क्या होता है कि जो खुद से डिवाइड हो, ओनली क्या हो, एक को छोड़ करके वो केवल खुद से डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ओके। तो द कंसेप्ट ऑफ द प्राइम नंबर विल बी दिस, कि जो भी खुद से डिवाइड हो रहे हैं कॉल्ड प्राइम नंबर। इसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर दो होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो नंबर हमको मिलता है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3, है ना, इनको अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो कंपोजिट नंबर में आते हैं, भाज्य संख्या में। जैसे 6 इज अ कंपोजिट नंबर, और लेकिन P1 और P2 जो है इसमें बराबर नहीं होना चाहिए 1 के, कि दो संख्याओं का अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो हमेशा कभी भी अगर 1 के बराबर आ रहा है कि उसमें से कोई भी P1 और P2 कभी भी एक नहीं होना चाहिए ना, P1 भी एक नहीं होना चाहिए और P2 भी, ये चीज़ आपको याद रखना। अगर मान लो P1 और P2 में से कोई भी अगर एक हो रहा है तो वो हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर का फॉर्म नहीं। जैसे 6 है, 6 के हमने क्या किए, गुणनखल, है ना। 6 क्या है, 2 और 3 से मिलके बना है, और 2 और 3 क्या है, होल नंबर है ना। तो ये इसको हम लोग मान लेंगे P1, इसको मान लेंगे P2। तो क्या होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से जो भी नंबर बनता है उसको कंपोजिट। 6 इज द कंपोजिट नंबर, 7 इज द कंपोजिट नंबर, इज नॉट। तो 7 में क्या 7 इंटू 1 हो गया, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि P और Q में से कोई भी जो है एक नहीं होना चाहिए। चीज़ आपको यहाँ से रिमेंबर रखना है, अगर P और Q में से कोई भी चीज़ अगर एक हो रही है दैट विल नॉट बी द कंपोजिट नंबर, वहाँ से वो चीज़ आप कंपोजिट नंबर के फॉर्म में नहीं आ रही, है ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे बेटा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। अभी तक हम लोगों ने नंबर्स के बारे में देखा कौन कौन से नंबर होते हैं। हम डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबल होना है, यानी कोई भी नंबर से जो डिविजिबल, तो 1 से 10 तक देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा। अगर मान लो n कोई नंबर है, n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3, तो कोई भी जो नंबर है अगर वो 2 से डिविजिबल कब होगा, तो अगर जब भी उस नंबर की जो लास्ट डिजिट है, जो नंबर की लास्ट डिजिट अगर वो 2 से डिविजिबल है, तो वो जो नंबर है बेटा वो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल होगा, आपको पता होना चाहिए।
या फिर 2 के अगर कोई भी नंबर के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो दिस नंबर विल बी डिविजिबल फ्रॉम द 2। ओके, वहां से तो जो भी लास्ट नंबर है, अगर लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल आ रहा है तो वो डिविजिबिलिटी रूल को शो करे। अगर 4 से डिविजिबल होने के लिए बेटा कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जो लास्ट 2 डिजिट है वो आपकी 4 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। पहले वाले में 2 डिजिट होना, लास्ट की 1 डिजिट, जब 2 से डिविजिबल होने के लिए, 4 से होने के लिए लास्ट की 2 डिजिट होना चाहिए। 8 से होने के लिए, अगर 8 से कोई भी नंबर डिविजिबल हो रहा है तो लास्ट की जो 3 डिजिट है, जो भी नंबर है उसकी अगर 3 डिजिट लास्ट से डिविजिबल है किससे, 8 से, तो वो 8 से डिविजिबल होगा। वैसे 16 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो भी नंबर दिया है बेटा उसका जो लास्ट में जो 4 नंबर है, लास्ट के 4 नंबर अगर 16 से डिविजिबल हो रहे हैं तो दैट विल बी डिविजिबल फ्रॉम 16। तो 2, 4, 8 और 16 का हमने देख लिया कि 2, 4, 8 और 16 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। तो ये कॉमन होते हैं ना कि लास्ट से 2, लास्ट से 1, लास्ट से 2, लास्ट से 3, लास्ट से 4। दिस विल बी द केसेस ऑफ द कॉमन थिंग। तो क्या वहाँ से कॉमन थिंग से अगर हो रहा है तो वो डिविजिबिलिटी रूल को वहाँ से शो कर रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल इसमें शो करते हैं। वैसे ही आगे करते करते अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लो x है, कोई नंबर x है, अगर मान लो 2 की पावर n है, 2 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है ना, जैसे 2 की पावर 2 कर देंगे तो 4 आता है, 2 की पावर 3 कर दो तो 8 आता है, 2 की पावर 16 कर दो तो 2 की पावर x अगर कोई नंबर है और 2 की पावर n है, अब n की जगह 1, 2, 3, 5 से लेके आप 100, 1000 तक कोई भी नंबर, तो इस केस में क्या होगा कि जो लास्ट की जो n डिजिट है अगर वो डिविजिबल होगी 2n से, है ना, तो जो n डिजिट अगर डिविजिबल है इससे 2n से, तो वो 2n से डिविजिबिलिटी का रूल होगा। ओके, तो यहाँ से आपको 2 का समझ में आया होगा। ओके, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2 का क्या होगा, 4 का होगा, तो ये आपको याद रखना, रिमेंबर यू शुड हैव। अब देखते हैं 3 का क्या होता है बेटा। 3 से अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, है ना। तो फॉर द थिंग अगर कोई भी नंबर है वो 3 से डिविजिबल कब होगा, सम ऑफ द डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 3। जो भी आपका नंबर है उसका जो भी सम है लास्ट की 3 डिजिट का, मान लो एक्स वाई जेड लिखा है, एक्स वाई जेड बाई 3। अब इसमें क्या बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर करते हैं तो एक्स वाई जेड अगर आ रहा है और ये डिविजिबल है 3 से, तो वो 3 का डिविजिबिलिटी शो करेगा। जो भी नंबर होगा, टोटल नंबर होंगे 3 से डिविजिबल होंगे, है ना, कि टोटल सम ऑफ द नंबर, है ना, जो जो भी डिजिट दी हुई है मैं, जैसे x ये डिजिट दी थी एक्स वाई जेड में, x से अलग डिजिट है, y अलग है, z अलग, तीनों का सम कर दो, 3 से डिवाइड कर दो तो आपको वो 3 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। फिर 9 में फिर वही केसेस लग दो, एक्स वाई जेड कर दो, तीनों का सम कर दो, बाय डिवाइड कर दो 9 से, फिर आपका 9 से डिविजिबिलिटी शो कर देगा। n बाई 5 में, है ना, तो n बाई 5 में अगर मान लो, अच्छा तो ये 3 और 9 के लिए है ना, ये तो रूल है 3 और 9 के लिए, अगर 3 से हो रहा है 9 से हो रहा है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई भी संख्या को हमने 5 से डिवाइड किया तो कब वो डिविजिबल होगा, तो 5 से के लिए अंतिम में जो भी लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 आ रही है तो वो ऑलवेज जो है डिजिट, जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर बड़े से बड़ा कोई भी नंबर अगर मान लो लास्ट में 0 और 5 आ रहा है तो हमेशा वो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। ओके, किससे, 5 से। वैसे ही n बाई 10 में अब बात करूँ, n बाई 10 तो लास्ट डिजिट अगर 0 होगी तो आपकी जो n वो हो जाए, है ना। इसी टाइप से अगर n बाई 11 करें तो 11 के लिए क्या होता है, तो देखिए 11 का सबसे इंपॉर्टेंट केस है और ये पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, क्वेश्चन एग्जामिनर जो है पूछा जाता है ना। मान लो कोई एक नंबर है एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई जेड पी 4 अंकों का कोई नंबर है ना, 4 नंबर, ये नंबर है बेटा, एक टोटल पूरा नंबर है जो कि 4 अंकों का है। तो इसमें क्या होता है कि जो सम, जो इवन वाला फॉर्म है, इवन क्या होगा 2 और 4, तो यहाँ पर इस संख्या में दूसरा नंबर ये है और चौथा नंबर ये, तो y प्लस पी को अगर हम ऐड करें, जो सम नंबर्स का ऐड करें, जो सम डिजिट नंबर्स का ऐड करें और इसको सब्सट्रैक्ट कर दे किससे, ऑड से, x प्लस जेड से, तो इस केस में जो भी हमारा नंबर यहाँ पर फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं वो, अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है, अगर ये जो यहाँ पर नंबर हमको फाइंड हो रहा है अगर वो 11 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होगा। या जब अगर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर मान लो 0 आ रहा है, अगर सब्सट्रैक्ट करने के बाद अगर वो 0 आ जा रहा है तो वो भी हमारा क्या 11 से डिविजिबल होगा। ओके, ये चीज यहाँ से होगी। मान लो देखो यहाँ पर बोला है सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन, सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड, और दोनों को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, अपॉन में 11 कर दो, तो ये 11 से डिविजिबल होगा, या तो फिर 0 होना चाहिए, या तो फिर जो अगर 0 आ रहा है तो वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 11। ओके, जैसे कि एक नंबर है 1331 1331 1331, बेसिक रूल से बनाते हैं
2 + 3 कर देंगे क्योंकि दो दूसरे नंबर पे चौथे नंबर पे, तो इवन का कर दो 3 धन 1 4 हो गया, माइनस कर दो फर्स्ट और थर्ड का 1 + 3 कर दो, अपॉन में 11 कर दो। यहाँ पर सॉल्व करने पर 0/11 आ रहा है। अब 0 आ रहा है तो ऑलवेज सी बात है कि ये 0 से डिविजिबल होगा। तो मैंने दो चीज बताया था, 0 भी आना चाहिए, 11 आ रहा है तो वो डिविजिबल होगा 11 से। ओके, अब देखते हैं 6 और 12 से। 6, 12, 14, 15, ये अगर मान लो कोई भी संख्या 6 से कब डिविजिबल होगी, 12 से कब होगी, 14 से कब होगी, 15 से कब होगी। तो अगर मान लो इस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, तो ये नंबर्स अगर मान लो 6 से डिविजिबल होने के लिए अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल हो रही, जो भी संख्या आ रही है एक्स वाई जेड विल बी डिविजिबल फ्रॉम 2 और 3, तो वो बेटा 6 से भी डिविजिबल होगी। अगर कोई भी संख्या 3 और 4 से डिविजिबल है, एक्स वाई जेड अगर 3 और 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होगी, 12 से भी डिविजिबल होगी। यहाँ से ये चीज, अगर कोई भी संख्या 14 से डिविजिबल कब होगी, जब वो 2 और 7 से डिविजिबल है तो वो हमारी 14 से डिविजिबल होगी। कोई भी संख्या हमारी 3 और 5 से डिविजिबल है तो वो हमारी 15 से डिविजिबल होगी। तो दिस आर द ऑल थिंग्स ऑफ द रूल्स, ये सारे क्या है हमारे रूल्स है। कोई भी संख्या किसी से डिविजिबल कब होगी तो ये सारे केसेस उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सारे केसेस हम लोग उसमें लगाते हैं। और वी शुड हैव फाइंड थिंग्स। ओके, वहां से हम लोग क्या ऐसे ही हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। ओके, डिविजिबिलिटी रूल आपको यहाँ से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स द स्मॉलेस्ट डिजिट दैट विल बी मेक, है ना। यहाँ पर एक कौन सी ऐसी संख्या आएगी, है ना, कौन सी संख्या आएगी जो कि डी यहाँ ऐसी कौन सी संख्या आएगी हमको फाइंड करना है। तो ऐसे नंबर्स में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मान लेते हैं कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ की अगर मेरे को नंबर फाइंड करना है तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, है ना, फाइंड कर सकता हूँ क्या, मेरे को ये चेक करना है। और इसका जो है इन नंबर्स का जो सम है, यहाँ पर एक लाइन ही लिखी थी, सम ऑफ ऑल नंबर विल बी 54 बोला है ना। तो यहाँ पर 54 मेरा क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है, सॉरी एवरेज ऑफ द, यहाँ पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। तो इसमें कौन सा नंबर आएगा, तो बेटा ऐसे नंबर्स को करने के लिए सभी पूरी डिजिट को ऐड कर दो आप पहले, सबसे पहले 9 3 8 5 6 x 2 2 और यहाँ पर लगा दो तो सूत्र ऑफ एवरेज, है ना, एवरेज। तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो टोटल सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर इज इक्वल्स टू द गिवन वैल्यू। तो इसमें अगर हम इसको ऐसा सॉल्व करते हैं, टोटल जितने भी नंबर दिए रहते हैं सभी का सम कर लो और जितने नंबर है उसमें डिवाइड कर लो। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये नंबर में अगर मैं टोटल सम करता हूँ तो मेरे को यहाँ दिया हुआ है, उसका एवरेज दिया हुआ था, यहाँ क्वेश्चन में मेरे को एवरेज दिया हुआ है, क्वेश्चन पूरा लिखना है। तो एवरेज दिया था 54, है ना। इस क्वेश्चन में मेरे को जो एवरेज दिया था वो मेरा क्या दिया था, 54 दिया था। 54 इज द एवरेज ऑफ द क्वेश्चन। 46 + x + 9 था। अब यहाँ से मेरे को ये मैंने इसको x मान लिया, सभी को ऐड कर दो तो 46 आया प्लस x आ गया, ये 9 अपॉन में आ गया 54। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, है ना। 54 × 9 जाएगा। ओके, तो ये 46 + x = 54 × 9 करके हो जाएगा, राइट। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी वो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8, है ना। नहीं, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ये डिफरेंट आएगी आई थिंक। तो उसमें फिर डिवाइड करना है आपको, 9 का फिर उसमें डिवाइड कर देना है, जो भी नंबर आएगा उसमें डिवाइड कर देना। तो वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऑप्शन से बनता है बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो ऑप्शंस पे बेस्ड है, तो ऑप्शंस के फॉर्म से बना लेंगे आप लोग, है ना। अभी मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा तो तुम बताऊंगा क्लियरली, है ना। इसके बाद फिर एक नंबर और दिया है और बोला है अगर ये क्या ये 11 से डिविजिबल है क्या ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है क्या, ये चेक करके बताना है। तो फॉर द 11 से डिविजिबल वी नो अबाउट द डिजिट, जो भी यहाँ डिजिट दिए ऑड और इवन को कर देंगे सम। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑड को करना चाहा था, 2 6 5 यहाँ x 7 ये पूरे ऐड हो जाएंगे इस तरीके से, 20 + x आ जाएगा, इवन आ जाएगा ये 29। अब मेरे को क्या करना है, 11 से डिविजिबल करने के लिए दोनों का क्या मैं करूँगा, सब्सट्रैक्शन कर दूंगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दूंगा और चेक करूंगा कि वो 11 से डिविजिबल है क्या। तो यहाँ से मैंने दोनों को घटाया तो मेरा क्या गया, 9 - x आ गया। अब 9 - x कब 11 से डिविजिबल हो गई, तो यहाँ पर कोई भी मेरे को एक संख्या चूज करना है, तो ऑप्शन के बेसिस पे देखना है। अगर मैं यहाँ पर 9 रख दूँ, अगर x की जगह मैं 9 रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा, 0 भी क्या होता है 11 से डिविजिबल होगा। या फिर मेरे को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को -2 लेना पड़ेगा, x की जगह -2 लेना पड़ेगा, अपॉन में 11 लेना पड़ेगा।
तो -2 लेंगे तो पूरे नंबर्स माइनस हो जाएंगे, तो माइनस तो हम ले नहीं सकते, तो इसलिए हमारा जो है 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 11 से डिविजिबल होने के लिए जो x की वैल्यू अगर यहाँ पर 9 आ गई, ये वाला जो नंबर हो गया अगर ये 9 हो गया, तो दिस द वैल्यू विल बी द डिविजिबल फ्रॉम द 9। ओके, वहाँ से जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, डिविजिबल होगी किससे, 9 से। तो ये हमारे डिविजिबिलिटी रूल है और इस तरीके के हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द डिविजिबिलिटी रूल। ओके, तो यहाँ से हमने कवर कर लिया। अब फिर नंबर सिस्टम में और आगे बढ़ते हैं, और फिर अब हम लोग आगे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, फैक्टर्स के बारे में, है ना। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दिस विल बी द फैक्टर, की फैक्टर एक्चुअली क्या होता है ना, तो इसको आप लोग पढ़ते हैं। अब हम फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली फैक्टर्स क्या होता है। देखो, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, है ना। अगर मैं बेसिकली बात करूँ, द थिंग इज फैक्टर इज व्हाट अ गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड होते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक नंबर है n, अगर मान लो कोई नंबर n है, n क्या है, 100 है। अगर मैं 100 के फैक्टर्स की बात करूँ तो क्या होगा कि ऐसी संख्याएं 100 तक, 1 से लेके 100 तक ऐसी संख्या है जो कि 100 से डिविजिबल है ना। जिसको 100 क्या है उसमें डिविजिबल हो, कि उसमें अगर हम 100 में भाग दें उन संख्याओं का, तो वो क्या होगा, आपस में उसका क्या चले जाए, भाग चले जाए। तो जो भी संख्याएं अगर ऐसी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फैक्टर्स। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर्स। तो गुणनखंड क्या होते हैं, कोई भी संख्या जो कि उन नंबर्स क्या हो, डिविजिबल होना चाहिए, तो हमारे फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि इसमें n क्या है, नंबर, एक संख्या है। ओके, तो n इज द नंबर। यहाँ पर जैसे 100 है तो 100 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 10 से होता है, 20 से होता है, 25 से होता है, 50 से होता है और 100 से, राइट। ये चीज आपको क्लियर है कि जो 100 है, 100 इज डिविजिबल फ्रॉम द 1 2 4 5 10 20 25 50 100, है ना। 100 वाइज डिविजिबल है। तो 100 क्या हो गया, 100 इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम इस फैक्टर में बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसके फैक्टर्स होते हैं उनके हम हमेशा क्या लेंगे, प्राइम फैक्टर लेंगे, प्राइम फैक्टर लेंगे। ओके, तो उसको हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन के। अब प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर भाज्य संख्या होती है ना, है ना। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होती है, तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, प्राइम नंबर में 25 × 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 25 × 4 कर दूं तो 100 हो जाता है। 25 को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर, तो आ गया यहाँ प्राइम नंबर आपके। 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है ना, क्योंकि 2 3 5 7 इज द प्राइम नंबर। ओके, अगर 9 तक की बात, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, जो भी मैं फैक्टर लूंगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन। उसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में, और विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग वी विल फाइंडिंग द वैल्यू। अब जब पहली स्टेप क्या है कि जो भी फैक्टर ले रहे हैं उसको हम लोग प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ से 2 और 5 मेरा प्राइम नंबर हो गया। अब क्या होगा, अब मेरे को यहाँ से फैक्टर निकालने में इजी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ तो 2 पहले आ जाएगा, 2 के ऊपर कितने की पावर है, 2 की, और 5 के ऊपर 2 की पावर है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले केसेस में 2 के ऊपर कभी 0 की पावर भी रही होगी, 2 के ऊपर 1 की पावर भी रहेगी, 2 के ऊपर 2 की पावर भी रहेगी, है ना। 2 के ऊपर 0 1 और 2 इसी तरीके से 5 के ऊपर 0 की पावर भी रहेगी, 5 के ऊपर 1 की पावर रहेगी और 5 के ऊपर 2। तो यहाँ से अगर मेरे को फैक्टर्स निकालना है कि 100 के कितने फैक्टर्स हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 है तो चलो भाई हमने गिन लिए इतने, अगर बड़ी बड़ी संख्याएं रही तो उनमें भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। तो अब इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं, तो देखिए पहले का मैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूंगा, फिर इसके साथ करूंगा, फिर इसके साथ, तो यहाँ से मेरे कितने निकल जाएंगे, 3 फैक्टर निकल जाएंगे, है ना। पहले वाले में 3 फैक्टर निकल जाएंगे। फिर 2 की पावर 1 का मल्टीप्लिकेशन वैसे ही मैं इसके साथ करूंगा, इसके साथ करूंगा, इसके साथ, फिर मेरे 3 फैक्टर निकल जाएंगे। फिर जो 2 की पावर 2 है उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तीनों के साथ करूंगा, तो फिर यहाँ 3 निकल गए। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ 9 फैक्टर होंगे मेरे 100 के। तो यहाँ से मैंने चेक कर लिया कि 100 के फैक्टर्स कितने होते हैं, तो 100 के मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, चेक कर लिया 9 के, है ना। कि अगर मान लो कोई संख्या 100 है, 100 के कितने फैक्टर हो गए, 9। तो मैं डायरेक्टली कैसे बताऊंगा ये चीज, है ना, इसी को मैं सॉल्व करता हूँ। ये मेरी बेसिक मेथड है ना, जिसको जो कंसेप्ट के लिए मैंने बताया कि ये बेसिक मेथड है। अगर बेसिक मेथड से जाना है तो इस वे में आप लोग आगे जा सकते हैं। ओके, इस वे में आगे जाकर के आप लोग क्या निकाल सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक मेथड टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द फैक्टर्स, फैक्टर्स निकालने की बेसिक मेथड है। अब सर एग्जाम में अगर मान लो एग्जाम में हमको जो है जल्दी करना है ना, तो पहली मेथड तो वो हो गई। दूसरी मेथड क्या हो गई, मान लो कोई नंबर आ रहा है, ए के ऊपर पावर पी की, पी के ऊपर सी की और सी के ऊपर आर की। अगर ए के ऊपर पी के पावर है तो मैंने उसका भी बता दिया कैसे निकालना है पीछे पे, है ना, जो पावर है उसको बेसिस पे निकाल सकते हो। अगर मान लो ऐसी पावर आ रही है, मान लो कोई ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है और सी कोई नंबर है ना,
तीनों क्या है, नंबर है, एन एन और एन, ये तीनों क्या है, आपस में एक एक नंबर है। इसके ऊपर पावर है पी की, क्यू की और आर की, तीनों के ऊपर पावर क्या है, पी क्यू एंड आर है। वेयर ए बी सी इज अ नंबर, प्राइम नंबर। इसमें जो है ए बी एंड सी क्या है, ये क्या है हमारे प्राइम नंबर। ए बी सी क्या है बेटा, प्राइम नंबर। तो इसका अगर मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो इसके लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला दिया गया है आपको, यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, पी प्लस वन क्यू प्लस वन और आर प्लस वन कर देना है, जो भी पावर दी उसमें वन वन ऐड कर दो, है ना। अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब ए बी सी अभाज्य संख्या है ना, ए की जगह भी अभाज्य संख्या है, बी की जगह भी वो अभाज्य संख्या है और सी की जगह भी वो अभाज्य संख्या है। अगर ऐसा दिया है तो क्या करेंगे, उनकी पावर में आप लोग वन वन ऐड कर दो और आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो, और जैसे ही आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जो फैक्टर आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी नंबर आएगा उतने उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, उतने उसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आप सभी को कि मान लो कोई एक नंबर है, 2 के ऊपर 1 की पावर है, 3 के ऊपर 1 की पावर है, 5 के ऊपर 1 की पावर है, और मेरे को बोला इसके नंबर ऑफ गुणनफल बताइए, इसके गुणनखंड बताइए, इसके फैक्टर्स बताइए। मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 1 कर दूंगा, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है। तो यहाँ मेरा गया 2 इंटू टू इंटू टू, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो मेरे 8 फैक्टर्स आएंगे इस नंबर के, 8 गुणनफल। इसके अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ कितने, 8। तो इस तरीके से मैं निकाल लूंगा। तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपको यहाँ से ये देता है, राइट। प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपको यहाँ से दे देता है इस तरीके। तो ये फॉर्मूले को नोट करके लिखेगा, अगर किसी भी संख्या में नंबर ऑफ फैक्टर हमको पूछे, कोई भी नंबर्स का नंबर ऑफ फैक्टर पूछा और जो नंबर है वो अगर प्राइम नंबर है तो उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है पी प्लस वन क्यू प्लस वन और आर प्लस वन। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। ओके, नाउ अब अगर मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है इसका, तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, विद दिस हेल्प, देखो मेरे को ये फॉर्मूला पता है, ये प्राइम नंबर का, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी नंबर हो रहा है तो इसको मैं प्राइम में चेंज कर दे रहा हूँ, प्राइम में चेंज करके मैं निकाल ले रहा हूँ। जैसे मैं फिर 100 को लेता हूँ, तो 100 को मैंने प्राइम नंबर में क्या चेंज कर दिया, 2 की पावर 2 5 की पावर 2, अभाज्य संख्याओं में चेंज कर दिया, दोनों के ऊपर पावर लगा दिया। अब मेरे को ये वाली माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, ये वाली माथापच्ची मेरे को नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ से मैं डायरेक्टली, ये मेरे को पता चल गया प्राइम नंबर है, और मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, पी प्लस वन और आर प्लस वन, पी प्लस वन और आर प्लस वन। ओके, तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस वन और 2 प्लस वन, है ना। इसमें अब आर नहीं दिया है तो 2 प्लस वन ये हो जाएगा 3 इंटू थ्री, क्या होगा 9 हो गया। तो डायरेक्टली निकाल लिया मैंने प्राइम नंबर के साथ में डायरेक्ट नहीं। तो यहाँ से ये बन जाता है, इजी वे में बन गया ना मेरा, तो यहाँ से 100 में ये बन गया। अब अगर मान लो ये n जो है ये इस तरीके से दिए और यहाँ पर 2 के ऊपर p की पावर दी, b और c के ऊपर r की, अगर b और c यहाँ पर मान लो 2 दिया है, सामने पर क्या दिया है, अगर यहाँ पर 2 दिया और p 2 की पावर p दी हुई, तो इस केस में क्या होगा, है ना, इस केस में क्या होगा, और इसमें b और c आपके क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर मैं निकालूं, तो जो अगर मान लो 2 के ऊपर p की पावर है, b के ऊपर q की पावर है और c के ऊपर r की पावर, b और c कोई भी प्राइम नंबर है, और मान लो 2 जो है सामने, 2 तो ऑलवेज प्राइम नंबर होता है। तो इस केस में अगर मान लो सामने अगर 2 दिया है तो इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है, p इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। अगर क्या दिया है, 2 दिया है सामने, तो इसमें अगर हमें को फैक्टर निकालना, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए वी विल यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, पहले हम लोग वो फॉर्मूले से कर रहे थे, अब जब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो वहाँ पर दे देगा, है ना, ऑड फैक्टर इवन फैक्टर। जैसे 180 है, 180 को मैंने क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, 180 को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर। अब मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको मेरा जो है मैं प्राइम नंबर में चेंज करूंगा, जो भी इसको प्राइम नंबर, तो 18 10 को मैं क्या कर सकता हूँ, 9 गुणित 2 2 गुणित, तो यहाँ 9 2 के ऊपर 2 की घात और 5 लिख सकते, ठीक है। अब 2 के ऊपर 2 की घात सामने आ जाएगी, यहाँ 3 के ऊपर 2 की घात और 5 के ऊपर, अब अरेंज भी करना है बेटा आप सभी, 2 के ऊपर 2 की घात, 3 के ऊपर 2 की घात और 5 के ऊपर 1 की घात, ठीक है। अब मैंने अभी बताया फॉर्मूला, अगर मान लो सामने 2 दिया है, सामने 2 दिया है, तो इसकी पावर को जैसे 3 रख दो, है ना, इसको कर दो 2 प्लस 1 और इसको कर दो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और आपस में मल्टीप्लीकेशन करो तीनों का, तो 3 इंटू थ्री, ओके, अगर 1 1 2, तो 3 3 9 9 दूनी 18, नहीं गलत कहाँ हो रहा है मेरा, अच्छा 3 के ऊपर 2 की पावर ना, नहीं यहाँ पर सॉल्यूशन गलत हो, क्योंकि p प्लस 1 आ रहा है ना, 3 3 9 9 दूनी 18, यहाँ पर आपका आ जाएगा 18, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ जाएगा 18, क्योंकि 3 को तो जैसे का, अच्छा ये 2 के ऊपर यहाँ 2 है बेटा, हाँ ठीक है, सॉरी मैंने 2 के ऊपर पावर थी, इसको ऐड नहीं करना है, तो ये 2
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 ही आएगा आंसर, है ना, 12 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मैंने इजीली निकाल लिया। तो ये इवन फैक्टर, अगर जब भी आपको इवन फैक्टर निकालने बोलेगा तो यू शुड हैव टू यूज दिस फॉर्मूला पी क्यू प्लस वन आर प्लस वन। इवन फैक्टर जब भी बोला, क्या इवन फैक्टर जब भी बोला तो इस तरीके से निकालना है। ओके, तो इवन फैक्टर के लिए हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। अब यहाँ से हमने देखा कि हमने क्या देखा बेटा, इस कॉन्सेप्ट में देखा कि फैक्टर निकालने के लिए अगर मान लो n कोई संख्या है, a के ऊपर b के ऊपर q, c के ऊपर r है ना, ये क्या है, प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या होना चाहिए, गुणनफल निकालने का सबसे बेस्ट थिंग ये ABC विल बी द प्राइम। तो यहाँ से अगर मेरे को बोला कि टोटल फैक्टर, जब मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, ये था, और इवन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला मेरा ये था। मैंने दोनों फॉर्मूले बताया कि अगर मेरे को सिर्फ फैक्टर निकालना है, अगर मेरे को फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर निकालना, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा। और इवन फैक्टर निकालूंगा, अगर मैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर, जिसमें अगर 2 की पावर कोई भी सामने यहाँ पर एक्स वाई जेड है, 2 के ऊपर कोई भी पावर एक्स वाई जेड है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अब फिर सर आपने इवन फैक्टर तो बता दिया, अब ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए अगर मैं टोटल फैक्टर में से माइनस कर दूं इवन फैक्टर को, तो मेरा ऑड निकल जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो ऑड है प्लस इवन मिलके क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो रहे हैं। तो इवन को मैं इधर कर दूं, ऑड निकालना है मेरे को, और मैं इवन को क्या कर दूं, इधर कर दूं, टोटल में से माइनस कर दूं। ये टोटल में से अगर मैं इवन को माइनस कर देता हूँ तो मेरा ऑड निकल जाएगा, यहाँ से मेरा ऑड निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ऑड फाइंड कर लिया। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए वी विल यूजिंग द फॉर्मूला दिस वे। ओके, वहां से अब फिर से मैं देखता हूँ 100 को फिर मैंने चेंज किया दिस। अब यहाँ से अगर मेरे को बोलेगा क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर बताइए, ऑड नंबर का फैक्टर बताइए, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ये फाइंड कर लेंगे, है तो 1 इंटू 3, तो यहाँ से 3 आ गया, है ना। ये भी आपको याद रखना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो 1 इंटू पी प्लस वन आर प्लस वन के फॉर्म से भी निकाल सकते। अब ये अलग अलग ये ऑड फैक्टर निकालने का सूत्र है। अगर मैं डायरेक्टली ऑड फैक्टर निकालने की बात करूँ कि कोई नंबर दिया है 2 की पावर p, p की पावर q, तो यहाँ पर जो 2 की पावर है उसको डायरेक्टली आपको 1 ले लेना है ना। यहाँ पर जो भी नंबर दिया रहेगा उसको 1 ले लेना है, ऑड फैक्टर के केस में, है ना। इवन के नहीं, ऑड के केस में क्या करना है, कोई नंबर है और यहाँ 2 की पावर अगर मान लो 8 दिया है, 3 की पावर 5 दिया है, और 5 की पावर 2 दिया है, तो इस केस में ये इसको ऑलवेज भी 1 लेना है। अगर ऑड फैक्टर निकाल रहा हूँ मैं, ऑड फैक्टर निकाल रहा हूँ, देखिए इवन में अलग होता है, ऑड में अलग होता है। जो भी यहाँ पर 2 की पावर दी है, अगर मतलब इस केस में इसको 1 ले लो, इसको 5 प्लस 1 कर दो, इसको नहीं, हाँ 5 प्लस 1 कर दो, और इसको 2 प्लस 1 कर दो, जो भी आ रहा है वो उस नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा ना, वहाँ से वो फैक्टर हो। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर भी आपको पता चल गया, है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके इसको और कॉन्सेप्ट को इजी वे में गोइंग थ्रू करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर्स ऑफ 500। तो आपको 500 दिया हुआ है, इसके आपको क्या निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है और इसके ऑड फैक्टर निकालना है, दोनों निकालना है। तो मैंने बता दिया था फॉर्मूला क्या होता है, चलो 1 बाय 1 हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा कि इसमें प्राइम नंबर में, क्योंकि मेरा जो ए और बी आएगा वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो 5 और 2 के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इसको अरेंज करूँ तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, आगे पीछे करके मेरे को अरेंज करके लिखना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 500 को मैंने 100 इंटू 5 कर दिया, फिर 25 इंटू 4 कर दिया, इंटू 5 कर दिया, 5 की स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5, यहाँ 5 5 सेम है तो 5 की पावर 3 आ गई, 4 आ गया, 2 की पावर 2 करके मैंने इसको प्राइम नंबर में, सबसे जो मेरा फर्स्ट स्टेप है प्राइम नंबर। अब मेरे को क्या निकालना है, इसमें मेरे को इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर निकालना है। तो अगर मैं इसमें टोटल फैक्टर निकाल लूँ और टोटल इवन फैक्टर निकाल लूँ, तो ऑड तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ ना, ऑड फैक्टर तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ऑड निकालने के लिए मेरे को बस इसमें से इसको माइनस कर देना है, टोटल फैक्टर में से टोटल इवन फैक्टर में कर माइनस कर दूंगा तो मेरा ऑड फैक्टर निकल जाएगा। तो मेरे को निकालना है, तो सबसे पहले टोटल फैक्टर निकालूंगा। तो टोटल फैक्टर ऑफ द क्वेश्चन से अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 और 2 + 1, 3 + 1 और 2 + 1, और इसका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, 12। तो यहाँ से टोटल फैक्टर आ गया 12। टोटल इवन फैक्टर की बात करूँ तो 2 के ऊपर जो पावर है उसको जैसे का वैसा रख दो, 2 के ऊपर जो पावर है उसको जैसे का वैसा रख दो, और जो 3 के ऊपर इसमें p प्लस, क्योंकि p इंटू क्यू प्लस 1 होता है इवन फैक्टर के केस में। ओके, अगर 2 संख्या तो 2 × 4 ये हो गया मेरा 8, तो 12 इवन फैक्टर मेरा हो गया कितने, 8, और टोटल फैक्टर हो गया मेरे 12, 12 और 8 हो गया, ठीक है। तब अब मेरे को क्या निकालना है, ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर के लिए मैं माइनस कर दूंगा इजी वे में। तो मैं क्या कर दूंगा, 12 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं तो मेरा 4 आ रहा है, 4 मेरा क्या हो गया, ऑड फैक्टर हो गया।
तो ऑड फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर कितना हो गया मेरा 4 आ गया, तो यहाँ से मेरा ऑड फैक्टर आ गया 4, इवन फैक्टर आ गया 8, है ना, और मेरा जो टोटल फैक्टर हो गया वो 12। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्यूशन था कि हाउ कैन वी फाइंड द सॉल्यूशन विद दिस हेल्प, ओके, यहाँ से हमने ये निकाल लिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अभी हमने ऑड फैक्टर निकाला, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर और टोटल फैक्टर निकाला। अब अगर मेरे को प्राइम फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है, तो इसका क्या फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जब भी मेरे को पूछा कि अगर मान लो n क्या है, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r है, और a b c आर द प्राइम फैक्टर, है ना, a b c क्या है, प्राइम फैक्टर तीनों। तो अगर मेरे को कभी बोला क्वेश्चन में कि प्राइम फैक्टर निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, कभी क्या बोलेगा, क्वेश्चन क्या आता था, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, इसका क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस केस में मैं कैसे फाइंड करूंगा, इस केस में मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो इस केस में फाइंड करने के लिए यू शुड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, इफ p प्लस क्यू प्लस आर कर दो, जो भी पावर दी है उसको ऐड कर दो, तो आपका टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकल जाएगा। तो जैसे कि एक नंबर दिया है मेरे पास 120 दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट किया किसमें, प्राइम फैक्टर्स में। तो 2 की पावर 3 आ गई, 5 की पावर 1 आ गई और 3 की पावर 1 आ गई। अरेंज कर दो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, p क्या हो गया, 3 हो गया, p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल्स टू व्हाट 3, q इज इक्वल्स टू 1 और r इज इक्वल्स टू 1, ओके, p q r निकल गया आपका। तो यहाँ से अगर मैं प्राइम फैक्टर फाइंड करूँ तो यह क्या हो गया, 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दो, तो यहाँ से आपका क्या 5, तो 5 विल बी द प्राइम फैक्टर, है ना। तो यहाँ से कितना इजी हो गया, वो चीज़ क्या हो गई आपकी, कितनी इजी हो गई है ना। तो प्राइम फैक्टर यहाँ से आपने निकाल लिया, क्या 5 निकाल लिया, तो प्राइम फैक्टर आपके 120 के जो प्राइम फैक्टर थे वो निकल, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है आपका सम ऑफ फैक्टर। अभी हमने देखा क्या क्या देखा है, टोटल फैक्टर देख लिया, टोटल इवन फैक्टर देख लिया, टोटल ऑड फैक्टर देख लिया, और फिर टोटल प्राइम फैक्टर देख लिया, प्राइम फैक्टर। अब हम लोग देख रहे हैं सम ऑफ फैक्टर। अब हम लोग बता रहे हैं सम ऑफ फैक्टर, कि अगर मेरे को कभी पूछा कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाए, तो देखिए सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए अगर मान लो मैं वापस से वही छोटा एग्जांपल लेता हूँ, 100 के मेरे को अगर गुणनखंड की बात करूँ तो 1 2 5 4 100 के फैक्टर्स की बात करूँ तो इस तरीके से 9 फैक्टर्स होते हैं। अभी मैंने निकाला था 9 फैक्टर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 9 होते हैं। तो अगर मेरे को सम निकालना है तो वापस से मैं इस वे में जाऊंगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 होता है 5, है ना। तो इसका अगर मैं तीनों के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दूं, 1 2 और 3 के साथ, फिर 2 की पावर 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ इसके साथ इसके तीनों के साथ, फिर 2 की पावर 2 का 1 2, तो ऑब्वियसली बात है 9 बार मल्टीप्लीकेशन, 2 की पावर 0 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, 2 की पावर 1 का इसके साथ होगा, 2 की पावर 2 का, और तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा बेटा, सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा, राइट। यहाँ से मेरा सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके अगर मैं एडिशन कर दूं तो मेरा सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ से ये क्या हो गया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, मैं क्या ले रहा हूँ, इसमें से मेरे सेम चीज क्या आ रही, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तीनों में कॉमन है, तीनों से मैं क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा और इसको ऐड कर दूंगा। तो मेरा ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 आ गया, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 आ गया। तो इस तरीके से मैं इसको चेंज कर दिया, तो मेरा ये और ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में हो गया, है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो गया तो मेरा क्या बन गया, इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। तो मेरा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा, मेरा जो आंसर आएगा। अब इसमें आप लोग पावर रख दो, सॉल्व कर लो, जो भी फैक्टर आ रहे हैं उनके पावर रखते जाओ। 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। 2 की पावर 1 की वैल्यू, है ना, यहाँ से जो भी वैल्यूज है उसको पुट करते जाओ और आंसर लिखते जाइए, है ना। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो रही है ना, तो उसका वैल्यू आ जाता है 1, तो वहां से आप लोग निकाल सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ द सम ऑफ फैक्टर यू शुड हैव टू फाइंड द वैल्यू, ओके। फिर यहाँ पर आता है सम ऑफ इवन फैक्टर। वही सम ऑफ इवन फैक्टर में 2 की पावर 1 ले लो, जो भी 2 की पावर 0 की जगह 2 की पावर 1 ले लो इवन में। अगर मान लो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 3 4 5 ऐसा आ रहे हैं, है ना, 2 की पावर 1 लेना है, बस यहाँ पर आपको सामने पे 2 की पावर 1 कर देना है तो बन जाएगा, बाकी 0 0 लेना है ना। तो यहाँ पर अगर मान लो 360 है, 360 का मेरे को बोला सम ऑफ इवन फैक्टर निकालो, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालिए। तो सम ऑफ इवन फैक्टर क्या निकलेगा, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 3 की पावर 2, फैक्टर निकल गया पहले तो।
तो यहाँ पर 2 की पावर 0 रखने के बजाय मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से और 2 की पावर 3 से। तो यहाँ पर मैंने 2 की पावर 0 नहीं लिया, वो चीज़ आपको यहाँ याद रख। फिर यहाँ पर मैंने 5 की पावर 0 से स्टार्ट किया, 5 की पावर 1 से कर दिया। 3 की पावर 2 थी, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 कर दिया। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आ रहा है 1092 विल बी द राइट आंसर ऑफ द सम। एंड सम ऑफ फैक्टर में जो मेरा आंसर आ रहा है 1092 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 1092। तो 360 का अगर हम फैक्टर निकाले तो 1092 के फॉर्म से हम लोग का आ गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि इसका सम ऑफ ऑड फैक्टर की। सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे? सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए वी नो अबाउट द n इज इक्वल टू दिस q1। ओके, 2 की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, ये दिया हुआ है। अब सम ऑफ ऑड फैक्टर में क्या होगा कि वही है टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर में से सम ऑफ ऑड इवन फैक्टर घटा दो तो भी निकल जाएगा। या फिर इसको क्या कर दीजिए, 2 की पावर 0 को यहाँ से आपको बस पूरे चीज में नहीं लेना है ना, जो भी p की पावर, जैसे मान लो यहाँ 360 का किए तो यहाँ पर केवल आपको 2 की पावर 0 लेना है, सामने वाला 2 की पावर 0 लेना है, बाकी पूरे लेते जाना है ना, b और c फिर बाकी लेना। तो 2 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 1, फिर ये 6 गुणित 13 हो गया बेटा, 78 आ गया। तो यहाँ से मेरा इस तरीके से 2 की पावर 0 लेना है, बस 2 की पावर 0 लेना है और आपस में तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके आपको सॉल्व करना है। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मूले का मैसअप हो गया होगा, आई नो, मैं आपको लास्ट में कंपाइल करवा दूंगा सारे फॉर्मूले, टेंशन नहीं लेना। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर का इस तरीके से निकाल दे। कोई नंबर दिया है 2 की पावर p, p के बाद तो बेटा 1 इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r कर दो, तो आपका सम ऑफ ऑड फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, वही 360 को किए हमने, 78 आ गया, राइट। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। फिर सम ऑफ इवन फैक्टर भी हो गया हमारा। सम ऑफ इवन फैक्टर हमने इस तरीके से निकाला था। ओके, ये शायद पेज 2 बार आ गया है। सम ऑफ ऑड फैक्टर भी हमने निकाला। ओके ओके, तो अब मैं सारे फॉर्मूलेस को यहाँ पर कंपाइल कर दे रहा हूँ, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मान लो एक n कोई नंबर है, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालना था। तो फैक्टर निकालने के लिए वी नो अबाउट द फॉर्मूला इज दिस, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए p+1 q+1 r+1 करेंगे। फिर मेरे को इवन फैक्टर निकालना बोला, तो इवन फैक्टर के लिए p q+1 r+1 हो गया। फिर मेरे को बोला ऑड फैक्टर निकाल, तो 1 इंटू q+1 r+1 हो गया, है ना। ये मैं फैक्टर्स की बात करूँ, अभी मैं फैक्टर्स की बात करूँ। फिर मेरे को बोला टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकाल, तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ? p प्लस क्यू प्लस आर यूज कर रहा हूँ। मैं क्या यूज कर रहा हूँ? p प्लस क्यू प्लस आर। तो मेरा यहाँ से प्राइम फैक्टर निकल गया। तो चारों निकाल लिया मैंने। क्या निकाले? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाला, इवन फैक्टर निकाला, ऑड निकाला और प्राइम निकाल लिया, चारों निकाल लिया। इसके बाद अगर मेरे को सम ऑफ फैक्टर बोला, अब मेरे को सम वाले, तो सम वालों के फॉर्मूले इस तरीके से। सम ऑफ फैक्टर अगर बोला तो a की पावर 0 से लेके a की पावर p, b की पावर 0 से b की पावर q, c की पावर 0 से c की पावर r तक। फिर मेरे को बोला सम ऑफ इवन निकालो, सम ऑफ इवन में a की पावर 1 से a की पावर p तक, b की पावर 0 से b की पावर q। इस तरीके से मेरा सम ऑफ इवन निकलेगा। सम ऑफ ऑड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सामने में 1 ले लो, बाकी इधर पे इसको सॉल्व कर लो, तो सम ऑफ ऑड निकल गया। ओके, तो यहाँ से मेरा फैक्टर्स का कंप्लीट चैप्टर होता है, यहाँ से कंप्लीट होता है। अब मैं इसके जो भी है न्यूमेरिकल सॉल्व फैक्टर्स हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ओके, फैक्टर्स का कंसेप्ट आपको वहाँ समझ। अब यहाँ पर फैक्टर्स के बारे में और लिखा हुआ है, गुणनखंड के बारे में, कि नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर ऑफ एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, है ना। दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करने के बहुत सारे वेज होते हैं, और कोई भी नंबर दो उसमें फॉर्म होगा तो 1/2 करके आप लोग निकाल सकते हैं। इसी के बाद इफ नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर मान लो कोई भी नंबर दिया परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, लाइक 81 नहीं है, 27 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में अगर मेरे को इसके फैक्टर्स निकालना है तो 1/2, तो फैक्टर में +1 कर दो, तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा? वो निकल जाएगा। तो इसके क्वेश्चंस अभी करवाऊंगा मैं, तो इसमें आपको इजीली समझ में आएगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से आपका कंसेप्ट खत्म हुआ किसका? इस सारी फैक्टर्स का। ओके, तो टेस्ट सीरीज में मैं इसके क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स के जो भी क्वेश्चन थे, आई थिंक पूरे आप लोगों ने यहाँ से कवर कर लिया होगा ना, 78 और एवरीथिंग यू शुड हैव टू हैंडल। ओके, यहाँ से आप लोगों ने इसको कवर कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट बचा है, वो हमारा बचा है रिमाइंडर का। अब हम लोग जो है इसको रिमाइंडर को कंप्लीट करेंगे कि रिमाइंडर एक्चुअली क्या होता है, रिमाइंडर के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। तो हमने फैक्टर्स के बारे में जाना, नंबर्स के बारे में जाना, नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा। तो नंबर सिस्टम में जो मेन कंसेप्ट ये भी आता है, अब रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, वो भी हम लोग अब इसमें देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग रिमाइंडर के कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा,
अब हम लोग रिमाइंडर्स के बारे में बात करेंगे कि किसी भी नंबर का अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो उसमें रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी कुछ मेथड्स होती है। लाइक अगर मान लो यहाँ पर एक नंबर दिया है 14 को 3 से डिवाइड करने पर इसका शेषफल क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इस वे में जाते हैं, है ना, भाग विधि में जाते हैं हम लोग कि 3 चौ 12 होता है, तो बेटा 12 में से 2 बच गया तो ये 2 मेरा क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम लोग रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप के वेज होते हैं रिमाइंडर फाइंड करने। तो कभी भी आपको अगर गेट में, अगर आपको गेट लेवल पे क्वेश्चन आ रहा है किसका, रिमाइंडर का, तो रिमाइंडर के जो क्वेश्चन होंगे किस तरीके से होते हैं वो हम लोग चेकआउट करते हैं फ्रॉम द हियर। यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे को क्या दिया है, देखिए रिमाइंडर निकालने के सबसे पहले आपको आर दिया रहेगा, 14/3 दिया रहेगा। इसमें आपको बोलेगा कि फाइंड द रिमाइंडर। ओके, यहाँ से रिमाइंडर फाइंड करने बोलेगा। तो इस केस में जब भी हम फाइंड करते हैं तो क्या होता है, जो भी नंबर दिया रहता है उसको हम लोग इस तरीके से निकाल के इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ओके, कि इसमें डिवाइड कर दो डायरेक्टली कि 3 चौ 12 और बचा कितना 2, तो बचा 2 तो 2 इज द रिमाइंडर, डायरेक्टली बोल सकते हो आपको रिमाइंडर के लिए। बेसिक क्वेश्चन होते हैं जैसे 20 और बेटे 3 है, तो 20/3 का रिमाइंडर कैसे निकालें, 20 में डायरेक्टली डिवाइड कर दो 3 का, तो 3 चौ 12, 3 बचा 12, 3 छक्का 18, बचा कितना 2, 2 इज द रिमाइंडर। या फिर आप ये मेथड से भी जाइए, 20 से 3 करिए, 3 छक्का 18, है ना, तो यहाँ पर बचा 2, 2 इज द रिमाइंडर। तो इसमें आपको भाग, ये जो ये वाले नंबर से आपको कोई मतलब नहीं रहता, कितने बार भाग जा रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं रहता, है ना, कितने बार भाग जा रहा है उससे जो रिमाइंडर आ रहा है वो आप इजीली ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो शेषफल होता है ना कि कितना डिवाइड करने में कितना शेष बच रहा है, लाइक 41 को अपन 4 से करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है 10 बार में जाएगा 40 बार में, है ना, इसके बाद क्या बच रहा है, एक बच रहा है, एक एक्स्ट्रा है, तो एक जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है वो हमारा उसका शेषफल आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। वैसे ही हम लोग 40/3 का निकालना है, 14/3 का तो निकाल लेते हैं, है ना। अब ये हमारा जो है ये हमारा बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर फाइंड करने का बेसिक मेथड होता है। लेकिन अगर बहुत सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो जाए तो भैया आप रिमाइंडर निकालने के लिए सेकंड मेथड पढ़ते हैं। पहली मेथड मैंने बता दिया बेसिकली, बस डिवाइड करो और वो करो। सेकंड मेथड क्या होती है, देखो किसी भी संख्या का रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 14/3 दिया, 14/3 का अगर मैं डायरेक्टली रिमाइंडर निकालने की बात करूँ 3 चौ 12 होता है, 2 रिमाइंडर आ जाता है, तो मैं यहाँ से निकालिए। अब इसकी दूसरी मेथड क्या है कि अगर 14/3 को अगर मैं सॉल्व करूँ विद द हेल्प ऑफ द अदर मेथड, तो यहाँ पर क्या होगा, 14 से क्या करेंगे आप लोग, ऐसी संख्याएं देखेंगे जो कि 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। 14 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से डिविजिबल होगी, है ना, जो भी संख्या दी आपकी, मान लो 14 दी बटे 3 है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 से डिविजिबल आसपास की कौन सी संख्या है उनको लेना। जैसे 14 के पास में 15 जो है ये 3 से डिविजिबल है और 12 जो है ये 3 से डिविजिबल है। छोटी और बड़ी दोनों संख्या लेना है ना, 14 से छोटी और बड़ी दोनों संख्या लेना है जो कि क्या है, डिविजिबल होना चाहिए 3 से। फिर यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि 14 से 12 में जाते तक यहाँ कितना का डिफरेंस है, -2 का डिफरेंस है ना, और जब 3 से 15 तक जा रहे हैं तो यहाँ मेरा कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पर इसको +1 ले लो या इसको -1 ले लो, है ना, कि इस 3 से क्या 14 से बड़ी है इसलिए -1, 15 यानी -1, जो डिविजिबल हो रहा है उससे कितना छोटा है वो उसका -1 हो रहा है, और इससे क्या है +2 ज्यादा है, 12 से क्या है +2 ज्यादा है। तो यहाँ से अगर मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना रहा तो देखिए इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, तो मैं इधर से अगर छोटी संख्या में जा रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर ऑब्वियस ही बात है 2 आ जा रहा है ना, 3 चौ 12 और ये 2 आ जा रहा है। लेकिन इसमें मेरा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इसमें मेरा -1 रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 में -1 कर दूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो इसमें ऐड करने पर मेरा क्या आ रहा है 2 आ जा रहा है। तो इस वाले केसेस में हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर मान लो 14/3 है, 14/3 को अगर मेरे को फाइंड करना है तो यहाँ से अगर मैं फाइंड कर तो -1 + 3 करके मैंने 2 ला लिया, 2 मेरा रिमाइंडर आता है। तो ये वाली मेथड आपकी आंसर। रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी जो रिमाइंडर आएगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा था, -1 रिमाइंडर क्या नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव आगे पॉजिटिव करने के लिए जो अपॉन में चीजें रहती उसके साथ उसको ऐड कर दो तो आपका क्या है वो निकल जाएगा, है ना, रिमाइंडर निकल जाएगा। तो क्या होता है, फर्स्ट मेथड में हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं, सेकंड मेथड में क्या करते हैं कि जो भी डिवाइड में संख्या रहती है वो ऊपर वाली संख्या में से उसके आसपास की ऐसी 2 संख्याएं लेंगे जो उससे डिवाइड हो। जैसे 3 में यहाँ पर हम लोग लेते क्या 18, यहाँ लेते 21। अब चेक करेंगे कि 20 से 18 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका 2 आना चाहिए। अब इधर चेक करने पे आ रहा है क्या, तो 21 में -1 आ रहा है, -1 को क्या कर दूंगा मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा 3 के साथ, 3 - 1 ये आ जाएगा कितना मेरा 2, तो यहाँ से 2 और 2 मेरा दोनों रिमाइंडर थे हमारा।
अब -1 है, अब सर बोल रहे हैं आप ऐड करने पे, तो ऐड में देखिए माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा मेरा रिमाइंडर। तो अगर बोथ है इसमें हम लोग रिमाइंडर इस तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी मैं प्रोसेस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे 51/4 है, क्या है 51/4 है। अब मैं देखूंगा 51 के पास ऐसी कौन सी संख्या है इससे बड़ी और छोटी की जो किससे डिविजिबल हो 4 से। तो एक हो गई बेटा क्या 52, 52 भी मेरी क्या 4 से डिविजिबल हो गई, और इसके पहले क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी। तो 48 से 51 जाते तक मेरे क्या आ रहा है 3 का डिफरेंस आ रहा है, और 41 से यह -1 का आ रहा है। फिर मैं क्या कर दूंगा 4 - 1 कर दूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, है ना। तो दोनों में रिमाइंडर मेरा क्या गया 3। दोनों में हमको रिमाइंडर को सेम लाने के लिए क्या करूंगा इस वाले नंबर को जो भी माइनस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी भी रिमाइंडर क्या होना चाहिए माइनस नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर जो होगा आपका माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिमाइंडर। क्यों ये बेसिक चीजें क्यों बता रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी आप आगे जो क्वेश्चन रहेंगे इसी बेस पे आपको सॉल्व करने के लिए रहेंगे। जैसे यहाँ क्या है बेटा 23/7 है, 23/7 में मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना, तो 23 के 7 जो 28 हो गया, और 7 या 21 हो गया, है ना। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो बेटा अगर यहाँ से निकालूँ तो इसका क्या आ जाना चाहिए रिमाइंडर, 28 से 23 आने तक मेरे को -5 हो रहा है, और यहाँ से 23 में 2, जो पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव आपका 2 रिमाइंडर। अब मेरे को इधर भी बनाना तो 7 - 5 कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगर मेरे को परफेक्ट रिमाइंडर निकालना है तो इस तरीके से सॉल्व करूंगा, है ना। तो अभी क्या मैं बेसिक कंसेप्ट आपके जनरेट करते जा रहा हूँ। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं 13/4 लेते हैं। 13/4 में इधर आ जाएगा क्या 16, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 16, यहाँ आ जाएगा 12, छोटी और बड़ी, तो 4 में यहाँ पर आ जाएगा +1, 1 अगर रिमाइंडर आना चाहिए। यहाँ से मैं क्या कर दूंगा 6 में से अच्छा ये 3 हो गया ना, 3 में से 4 को हटा दूंगा, 4 - 3 कर दूंगा तो मेरा फिर 1 आ गया, तो दोनों में +1 आ गया। तो रिमाइंडर इस तरीके से मेरा ये मेथड से फाइंड होते हैं कि रिमाइंडर सेम होते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होने के लिए मैं चेक करने के लिए वो करता हूँ कि बराबर आ रहे हैं। तो ये भी एक मेथड होती है। जैसे 51/5 है तो क्या किया इसमें 55 किया और 50 किया, यहाँ पर -4 और 1 आ रहा है, तो अगर पॉजिटिव में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, -4 करने के लिए ये 5 - 4 करके यहाँ पर 1 कर देंगे, ये 1 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ से और आगे इस तरीके 62/6 है, 62/6 है, तो यहाँ से मैं इसको अगर करूँ तो ये 66 है ना, और ये 60 हो गया, है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ आ गया 4, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो -4 + 6 = 2 आ गया, यहाँ से मेरा 2 आ गया, तो रिमाइंडर मेरा 2 आ गया, है ना। तो ये देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए कैसे सॉल्व करें। अब क्वेश्चन वो मेथड मेरे को क्यों जानना पड़ा, वाली मेथड मेरे को क्यों जानना पड़ा एडिशन वाली, है ना, कि इसमें अपॉन में जाके को क्यों रिमाइंडर। तो मेरे को जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वी शुड हैव टू फाइंड द मेथड लाइक दिस, है ना। वो मेथड के थ्रू ही हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बनाते हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर। अब देखिए इसमें अगर मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना है, इस वाले इसका मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना है 99 × 71/14 का अगर मेरे को रिमाइंडर फाइंड, तो मैं क्या करूँगा 99 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा 71 में, और फिर 14 का इसमें डिवाइड कर दूंगा, तो जो भी मेरा शेषफल आएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब अगर मैं इसको ऐसा करने बैठता हूँ, जब मैं इसको सॉल्व करने बैठता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा समय लग रहा है ना, टाइमिंग वेरी कंज्यूमिंग, है ना, बहुत ज़्यादा उसमें क्या कर रहा है टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो बेटा इस केस में इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए वी विल यूजिंग द प्लस माइनस मेथड, वही वाली प्लस माइनस मेथड कहते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, प्लस और माइनस मेथड कहते हैं इसको। प्लस माइनस मेथड के थ्रू अगर मैं जाऊँ तो मैं इजीली 2 से 3 सेकंड में कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि जो 99/14 है और इंटू 71/14 है, ओके, इसमें मैं इसको सेपरेट कर लूँगा। और आपको इसमें पहली चीज़ तो याद रखना है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उससे बड़ा रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, तो रिमाइंडर विल बी द 14 से कभी भी बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा। 14 से बड़ा अगर रिमाइंडर आ रहा है तो आप लोग उसको सॉल्व कर, तो रिमाइंडर आपका 14 से बड़ा नहीं आएगा और कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। दो चीज़ आपको यहाँ से याद। तो इसकी मेथड क्या होगी सॉल्व करने की, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अगर 99/14 है इंटू 71/14 आपने सेपरेट भी किया, तो इसको क्या कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ द प्लस माइनस, क्या करेंगे 99 के आसपास में एक बड़ी संख्या लेंगे, तो 99 14 5 70 14 5 84 14 7 98 14 8 112 ना, तो 14 7 98 हो गया। तो 98 करने पर मेरा क्या आ रहा है, एक रिमाइंडर आया तो +1 यहाँ पर आ गया, आपका +1 हो गया, 98 आ गया। छोटी लो या बड़ी लो, तो आसपास में ऐसी संख्याएं लो कि जिसमें, तो अगर मैं 99/14 करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है +1 आ रहा है ना। और फिर
71 में करता हूँ तो 14 पंचे 70 करके 70 में फिर +1 मेरा रिमाइंडर बच रहा है, +1 इंटू +1 मेरा रिमाइंडर आया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो 1 आ गया तो 1 विल बी द रिमाइंडर। ओके, वहां से मेरा क्या गया 1 मेरा क्या गया रिमाइंडर आ गया, +1 इज द रिमाइंडर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो वहां से मेरा +1 क्या गया रिमाइंडर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं इनको सॉल्व करने के। अब जैसे बड़े सा क्वेश्चन है, अब इसमें मेरे को सेपरेटली इनको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा 18 से डिवाइड कर दूंगा, 18 पंचे 90 बचा 1 तो +1 रिमाइंडर आ गया, 18 यहाँ पर फिर -1 रिमाइंडर आ गया, तो माइनस प्लस -1 लेते जाना है ना, जो भी बच रहा है। तो जैसे 18 से 18 छक यानी 72 आ रहा होगा ना, 18 के पारे में 72 आता है, तो 72 में से एक माइनस ये -1 ये हो गया, फिर ये क्या हो गया +1 हो गया, फिर ये क्या हो गया -1। तो इस तरीके से अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 18, तो छोटा नहीं आना चाहिए। तो ये पूरे क्या है, इनको क्या हो गया, इनका फिर आपस में मल्टीप्लीकेशन का, तो जो भी मल्टीप्लीकेशन आ रहा है उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर लो। हाँ, अब यहाँ पर दो चीज आती है। अब देखो इसका आपने मल्टीप्लीकेशन है तो 1/18 आ रहा है, 1/18 आ रहा है, ठीक है 1/18 आ रहा है। तो यहाँ से जो भी पॉजिटिव, अगर मान लो ऊपर की संख्या है, जो भी ऊपर का नंबर है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, ऊपर का नंबर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका जो रिमाइंडर होगा वही होगा जो जो ऊपर नंबर दिया रहेगा, है ना, जो ऊपर नंबर दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो एक इसमें फेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर का नंबर नेगेटिव आ रहा है, ऊपर का नंबर अगर ऐसा आ गया -1/18 आ गया, तो इस केस में आप क्या करेंगे 18 - 1 कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 17। तो इसमें जो रिमाइंडर आ जाएगा बेटा आपका 17 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज याद रखना है कि हमेशा कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर विल बी नॉट नेगेटिव। तो देखिए बहुत सारे केसेस होते हैं सॉल्व करने के, तो वो जो मैं प्लस माइनस मेथड बताया, मैं इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता रहा था कि कभी भी रिमाइंडर को पॉजिटिव नहीं लेना है, कभी भी जो भी रिमाइंडर हो उसको पॉजिटिव नहीं लेना। नेगेटिव केसेस में रिमाइंडर इस तरीके से ये बनता है। तो यहाँ से आपका रिमाइंडर, अब ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते जाते हैं, सॉल्व करने पे आपको सच समझ में आएगी। 16 में 62 का था, तो ये 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 16 48 है ना, 16 48, 16 64, 16 64, तो 64 ये क्या आ गया -2 आ गया, यहाँ से मेरा क्या गया -2 आ गया, -2 हो गया, है ना। उसके बाद 16 पंचे 80, 80 में +1 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर +1 आ गया, ये -2 आ गया, +1 आ गया, 16 पंचे 80, 16 96, फिर +1 96 आ गया, तो एक बड़ा संख्या आ गया, एक बड़ी संख्या आ गया तो -1 हो गया, फिर 16 एकम 16, 16 दूनी 32, +1 आ गया, है ना रिमाइंडर। तो यहाँ से फिर जो भी आप पर ऊपर आए उनका मल्टीप्लिकेशन हो, तो -2 +1 -1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2, यहाँ से 2/16 आ गया, तो 2/16 में आप लोग इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, आपका रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होगा 2/16 आ गया सर, इसको कैंसिल कर दो, 2 एकम 2 2 8। तो अगर आपने ऐसा किया दिस विल बी नॉट वैलिड ना, एक कभी भी इसका रिमाइंडर आपको 2 ही आएगा, है ना। तो रिमाइंडर निकालते समय कभी भी उसको जो भी आपका बेस रहता है, बेस इफ विल बी ऑलवेज सेम, है ना, बेस हमेशा सेम रहेगा और इसका रिमाइंडर हमेशा 2 रहेगा, है ना। जो शुरू में बेस दिया है वही लास्ट में भी बेस रहेगा। ओके, तो वो चीज़ आपको वहाँ से याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन ये है 19 में 37 का मल्टीप्लाई, तो 19 से 19 दूनी 38, तो -1 आ गया, 19 या 57 +1 आ गया, 19 से 19 19 दूनी 38 +1 आ गया, है ना, 19 से 19 19 या 57 0 आ गया। यहाँ तो अब इस केस में क्या होगा, देखो अगर मान लो कोई भी रिमाइंडर 0 आ गया, किसी भी संख्या का रिमाइंडर 0 आ गया, और अगर मान लो यहाँ पर क्या है केसेस क्या है मल्टीप्लिकेशन में, किसी भी संख्या का रिमाइंडर अगर डिवाइड करने पर 0 आ रहा है और ऊपर पे क्या हो रहा है कि जो भी केसेस अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन में, तो जो टोटल वैल्यू विल बी 0, वहां पर जो भी टोटल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी कंप्लीटली 0 हो जाएगी, है ना। तो टोटल विल बी कंप्लीटली वहां से वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। वो चीज आपको यहाँ से रिमेंबर रखना है ना, क्योंकि क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन में भाई 0 ही आ गया ना, तो 0 में फेसफल 0 आ गया, तो अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो तो 0 ही हो जाएगा ना। 0 के किसी भी साथ संख्या के साथ अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते 0 ही हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वैसे ही अब ये 16 वाला क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया, तो इसमें भी 0 हो जाएगी, 16 पंचे 80, हाँ कोई भी इसमें सॉल्व हो रहा है क्या 16 से, तो 16 ये 112 आ रहा है, तो 112 आ गया तो रिमाइंडर हमारा बचेगा, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन करके हमने 0 लाया। तो इस तरीके से रिमाइंडर हम लोग निकालते हैं, किसी भी नंबर्स का रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए 2 मेथड बता दिए, प्लस माइनस मेथड, विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मेथड हम लोग जैसे 16 से 64 कर दिए, पास में क्या है तो यहाँ -2 हो जाएगा, ये -2 का, तो ये प्लस माइनस मेथड हो गया, -2 भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी आंसर में रिमाइंडर माइनस में नहीं आएगा, है ना। अरे ये चीज़ आपको याद रखना है
कि जो रिमाइंडर होगा कभी भी माइनस नहीं होगा, है ना। दिस विल बी द इम्पोर्टेंट थिंग, आप सभी को याद रखें। चलिए अब कुछ रूल्स के बारे में देखते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारा लास्ट में आ रहा था 2/16, 2/16 आ रहा था, तो भाई इसको हम लोग कैंसिल भी तो कर सकते हैं ना। आपके मन में तो क्वेश्चन होगा कि अब मैंने बता दिया क्यों कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों कैंसिल नहीं, तो ये इसके पीछे रीजन, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिमाइंडर फैक्टर रूल, है ना, फैक्टर रूल यूज करते हैं। अब जैसे कि मेरे को इस संख्या में बोला कि अगर मान लो मेरे को बोला है 14/4 का आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो यहाँ से मैंने बता दिया कि 2 निकल जाएगा, क्योंकि 4 या 12 बचेगा 2, तो यहाँ से मैंने पहली मेथड के थ्रू बता दिया। अब अगर मैं फैक्टर रूल करता हूँ कि अगर मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया 2, 2 दूनी 4, 2 7 ही 14, और मैंने क्या कर दिया बेटा 7/2 कर दिया। अब मैं बोलूंगा कि इसका मेरे को फैक्टर निकालना है, और मेरा क्या यहाँ से अगर रिमाइंडर आ रहा है 1, तो दोनों में चेंजेस हो गए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो नीचे वाला होगा ये फैक्टर अगर मैं करता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर मैं फैक्टर कर रहा हूँ और जिस भी नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी अगर मैं फैक्टर करके जो भी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं उसका वापस से उसी संख्या में जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसमें मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो मेरा सही हो जाएगा। और अगर ऐसा केस बन रहा है तो वो मेरा गलत हो जाएगा। वो चीज़ आपको यहाँ से याद करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता है कि अगर किसी नंबर को आप फैक्टर कर रहे हैं, तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसका अगर आप उसमें क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो आफ्टर गेटिंग द आंसर, तो आपको वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो 16/6 का अगर मैं रिमाइंडर निकालूँ तो मेरा 2 आ रहा है, लेकिन 16/6 को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ किसमें, 8/3 में, और फिर मैं यहाँ से चेक करूँ, निकालने की कोशिश करूँ कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रिमाइंडर फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर आपका कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, पहले वाले में 4 आ रहा था, फिर 2 आ गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें मेरे को करने के लिए मैंने डिवाइड किसका किया था, 2 का किया था, 2 का डिवाइड किया था, 2 से मैंने डिवाइड किया था। अगर मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ लास्ट में जो भी रिमाइंडर, तो मेरा 4 आ जाएगा। दोनों केसेस में मेरा रिमाइंडर 4 आ गया, तो ये सही होगा। लेकिन अगर आपने इसमें डायरेक्टली 2 लिख दिया तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो रिमाइंडर फैक्टर रूल ये कहता है। फिर जैसे इसमें अगर मेरे को रिमाइंडर बोला, तो यहाँ पर 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो 8 मेरा रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 48/20 को कैंसिल कर देता हूँ, किससे, कि 2 से कर रहा हूँ, 2 से मत करिए, 4 से करिए, 4 5 20, 12 4 48, यहाँ 12/5, है ना। अब मैं इसका रिमाइंडर निकालू तो 5 नहीं जाता, 2 आ रहा है, 2 मेरा वैलिड आएगा क्या, नहीं, क्योंकि देखिए इसमें 8 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। तो मैंने वो किससे किया, इसमें 4 से भाग दिया ना, 4 से, 4 5 20 और 4 4, फिर अगर मैं 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा 8 आ जाता है। तो दोनों में अगर सेम करने के लिए मेरे को ये रिमाइंडर फैक्टर रूल होता है ना, तो यहाँ से फैक्टर रूल के अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड द थिंग। ओके, वहाँ से मैंने वो चीज़ें देखा। अब किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट निकालने के लिए ये सारी चीज़ें हैं ना, लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए, तो हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन है इस तरीके से, अब मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा बात करता हूँ। अगर मान लो ऐसे नंबर दिए हैं, अब इसमें बोला है कि इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके मेरे को लास्ट 2 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूँगा, है ना, अगर मेरे को किसी भी नंबर्स में इस तरीके से दिया है और मेरे को बोला है लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन के लास्ट 2 डिजिट, तो बेटा किसी भी एक्सप्रेशन के अगर मेरे को कभी भी लास्ट 2 डिजिट निकालने बोला, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा उसमें 100 का डिवाइड कर दूंगा, r/100 कर दूंगा, तो मेरी लास्ट की 2 डिजिट निकल जाएगी। जैसे कि r ये दिया है, तो अगर मेरे को इसकी 2 डिजिट निकालना लास्ट की, तो मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स में 100 का डिवाइड करते जाऊँगा। जैसे मैं 100 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 80 बचेगा, फिर यहाँ 104 बचेगा, है ना। तो 1 बाय 1 में क्या करते जाऊँगा, डिवाइड करते जाऊँगा, और डिवाइड करते करते मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। जस्ट अब यहाँ से सॉल्व करते जाऊँगा, फिर मेरा ये आ रहा है ना, ये इस तरीके से आ रहा है, फिर मैं इनको सॉल्व करूँगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर मेरा 96 रिमेंबर बचा, है ना। अगर जो भी 100 से छोटी संख्या है उनका रिमाइंडर तो वही होगा, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, अब मेरे को भाई निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 4 से, तो ये 4 25 बार में जाएगा, ये जाएगा कितने बार में, 96, 4 से जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8, है ना, और 4 चौ 16, 24 बार, 24/25। अब 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 80 में, तो 25 चौ 25 या 75, हाँ 75 में तो +5 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करते करते फिर हम लोग ने जो यहाँ से शेषफल निकाला वो निकाल लिया। मेरा क्या रिमाइंडर मेरा आ रहा है 20, पूरा इसको सॉल्व करने। अब मैंने जो डिवाइड किया था 4 का मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से मेरा 100 आ जाएगा आंसर, तो 100 मेरा आंसर आ जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गई, 00 हो गए, है ना। फिर
इसमें यही वाला क्वेश्चन है ऐसा कि अगर अब पूरे इसमें क्या एडिशन दिया है तो एडिशन को सॉल्व करने के लिए वी विल यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। यहाँ से मेरे को अलग अलग चीज़ें यूज़ करना, तो एडिशन में ये सारे मेरे क्या हो गए रिमाइंडर की चीज़ होगी कि मेरे को किसी भी नंबर का रिमाइंडर कैसे निकालना है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को आप लोग को क्या करना है सॉल्व करना है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आज ही क्लास की, है ना, पीडीएफ आपको बनाना। तो ऊपर जब भी अगर रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा, है ना, जो भी अगर मान लो x अपॉन वाई में अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो आपका जो रिमाइंडर होगा यही रिमाइंडर हो जाएगा। अगर x माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाता है और माइनस एक्स हो जाता है मेरा रिमाइंडर, तो इस केस में अगर मैं सॉल्व करूँ तो y माइनस एक्स हो जाएगा हमेशा। ये क्या हो जाएगा, ये y माइनस एक्स आपका रिमाइंडर हो जाएगा। दो चीज यहाँ से आपको याद रखना है ना, y माइनस। अब मेरा बेटा पावर रिमाइंडर आता है। अब जो मेरा कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है बेटा पावर रिमाइंडर का, कि अगर मान लो कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर लगे, कोई भी नंबर के ऊपर पावर लगी है और मेरे को बोला है फाइंड आउट द पावर रिमाइंडर ऑफ द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का मेरे को पावर रिमाइंडर पूछा, तो उस केस में हम लोग कैसे करते हैं। चलो इसमें बेटा देखो 3/8 दिया है और इसके ऊपर बेटा 69 की पावर दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो भी नीचे जो संख्या दी रहती, नीचे जो भी संख्या दी रहती उससे एक ज़्यादा इधर लेंगे और एक कम इधर लेंगे और चेक करेंगे। जैसे यहाँ 7 हो गया और यहाँ पर हो गया क्या 9। फिर चेक करेंगे कि जो ये संख्याएं हैं, है ना, ये जो संख्या है ये इन संख्याओं के स्क्वायर में आता है कि या तो 9 के स्क्वायर में आता हो या 7 के स्क्वायर में। तो ये हम लोग ये चेक करेंगे, है ना, प्लस -1 और +1 करेंगे, है ना, और चेक करेंगे कि इसके स्क्वायर में आता है। इस तरीके से जो क्या हो रहा है कि मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना है, तो मैं 8 से एक -1 करूंगा और 8 से एक +1 करूंगा, सबसे पहले स्टेप हमारा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 8 से क्या किया -1 एक 7 लिया, +1 करके मैंने क्या लिया 9 लिया, राइट। यहाँ तक समझ में आया। पावर वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, पावर वाले क्वेश्चन, तो एक मैंने -1 एक मैंने +1 लिया, राइट। दोनों को अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये संख्या है जो मैं ले रहा हूँ वो इसके स्क्वायर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इसके स्क्वायर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं ये चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा कि अब ये जो 9 है, अब ये जो 9 है ये इसके स्क्वायर में आ रहा है ना, 9 के स्क्वायर में आ रहा है ना, 9 के स्क्वायर के पास में आ रहा है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया 3 का स्क्वायर इंटू 34 कर दिया, इंटू मल्टीप्लीकेशन में 3 कर दिया, क्योंकि 3 की पावर 69 को अगर मेरे को करना है तो ये 9 के आसपास में आया तो 9 करके कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़ी संख्या लिए एक छोटी, तो मैंने इसको लिख दिया 3 की पावर 69 को मैं ये लिख सकता हूँ, है ना, 3 की पावर 1 करके इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद मैं क्या करूँगा 8 का 9 में भाग दूंगा, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा +1, है ना, +1 रिमाइंडर आ जाएगा, इंटू में 3 की पावर 3 हो गई, है ना। तो इस तरीके से मेरा यह क्या हो जाएगा, अभी 3 की पावर 3 में डायरेक्टली 1, तो -1 इंटू 3 आ गया, है ना, नहीं 27 आ गया। तो मेरा यहाँ से 27 विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, है ना। अभी ये क्वेश्चन हो सकता है पहली बार में समझना है, अभी मैं नंबर्स ऑफ टाइम ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, अब ये क्वेश्चन में मैंने क्या किया, देखिए मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया और मैंने कैसे लाया, मैं एक बार और रिपीट करूँ, ठीक है। सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर में दिया है उससे एक बड़ी संख्या लीजिए और एक छोटी संख्या लीजिए, ठीक है। अगर ये जो नंबर है अगर ये डिवाइड हो रहा है इस संख्या से जो बड़ी है या फिर छोटी संख्या, दोनों में से किसी भी एक संख्या से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए, या तो उसके स्क्वायर में आना चाहिए, है ना। जो भी संख्याएं हैं उनके अगर स्क्वायर में आ रही है, जैसे 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी मैं संख्याएं ले रहा हूँ इधर और इधर, ये दोनों में से कोई भी एक संख्या क्या होना चाहिए, ये जो नंबर दिया है इसके स्क्वायर में आना चाहिए, ये जो नंबर दिया है इसके अगर स्क्वायर में आ रही है दोनों में से कोई भी एक, तो वो संख्या को हम लोग ले लेंगे और उस संख्या के हम लोग क्या करेंगे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे 69 था, 69 को मैंने क्या कर दिया 2 इंटू 34 कर दिया, इंटू 3 की पावर 1 कर दिया। अब भाई वो लिखते आना चाहिए, कैसा, अभी मैं क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। आप लोग क्या करते हैं 69 में 3 का भाग दे देते हैं और यहाँ से आपको 34 बार में जा रहा है ना। अब मेरे को 9 बनाना है बेटा, यहाँ पर मेरे को कोई भी कोशिश करना है कि 9 कैसे बनाओ, तो 3 की पावर 2 कर दूंगा तो 9 बन जाएगा, फिर मैं उसके ऊपर 34 की पावर लगा दूंगा तो मेरा आंसर तो वो आ रहा है। तो मैंने क्या किया
अब मैंने 9/8 हो गया, तो अब मेरे को मालूम है कि 8 एकम 8 करूंगा और मेरा रिमाइंडर ऑब्वियस 1 बच जाएगा, है ना। 1 के ऊपर 34 की पावर, तो ऑब्वियस ही पता 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाओ तो वो तो उतना आता है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव 1 × 3 हो गया, 3/8 हो गया, तो 3/8 अब 3 पॉजिटिव है तो अपॉन में 8 क्या है, रिमाइंडर आ गया, है ना। इस तरीके से अब नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 3 की पावर 83 दी है, 3 की पावर 83 दी है, बटे में दिया है 8, 82 दिया है, ठीक है। अब मेरे को इसका रिमाइंडर निकालना, तो मैं क्या लूंगा, एक बड़ी संख्या लूंगा 83 और एक लूंगा क्या 81। अब मैं चेक करूंगा दोनों में से कौन सी संख्या इसके स्क्वायर या कोई भी इसमें कोई भी एक घात में आता हो, कोई भी एक नंबर में। तो भाई 81 क्या आ रहा है, 3 की पावर अगर मैं 4 करता हूं तो मेरा 81 आता है, 3 की पावर अगर मैं 4 करता हूं तो मेरा 81 आता है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा 3 की पावर 4 और यहाँ पर इसके आसपास में इसको कर दूंगा 20 गुणित 3 की पावर 3, तो मेरा 3 ये 81 आ गया, राइट। तो 3 की पावर 4 के ऊपर 20 की पावर इंटू 3 के ऊपर 3 की पावर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मेरा क्या 82 था, अब मैं सॉल्व कर लूंगा, 3 की पावर 4 का 81 के ऊपर 20 की पावर इंटू 3 के ऊपर 3 की पावर हो गया। अब ये तोड़ते आना चाहिए बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, तोड़ने के लिए उसका डिवाइड कर, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। फिर 82 का क्या कर दूंगा, 81 इंटू ये 82 इंटू, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो -1 के ऊपर किसकी पावर, -1 के ऊपर 20 की पावर इंटू 27 आ गया, अपॉन में 82 आ गया, है ना। अब -1 के ऊपर 20 की पावर तो 1 हो जाएगा इंटू 27 हो जाएगा अपॉन 82 हो जाएगा, 27 अपॉन 82 हो गया, तो यहाँ से आपका डायरेक्टली क्या आ गया 27 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा 27 आ गया, तो 27 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। फिर ये 2 की पावर 53 दिया है, 2 की पावर 53 अपॉन 7, तो 7 की एक बड़ी संख्या लो 8 और 6, 8 और 6 में से 2 की पावर में कौन सा आता है, तो 8 आता है, 2 की पावर में 8 आता है, 2 की पावर अगर मैं 3 करूँ तो 8 आता है। अब 53 दिया है, 53 को कैसे अरेंज करूंगा मैं, 2 की पावर 3 में 17 कर दूंगा इंटू 2 की पावर 2 कर दूंगा, ऐसा अरेंज किया बटे 7। अब 8 तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 1, है ना। ये इस तरीके से आ गया, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 आ गया, +1 आपका रिमाइंडर आ जाए, +1 के ऊपर पावर ऑफ 17 इंटू 4 आ गया, ओके। अब 17 इंटू 4 तो 1 इंटू 4 आ गया, अपॉन में 7 तो 4 आ गया, 4 अपॉन 7 तो 4 मेरा रिमाइंडर आ गया, 4 मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर यही क्वेश्चन 90 में 17 के 2 90, इधर क्या बटे 17 है, 17 की एक संख्या 18 और 16, 17 2 की पावर में क्या आ रहा है 16 आता है, 16 लो, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 कर दो, 90 को क्या कर दो 22 गुणित 2 की पावर 2, कैसे, इसमें आपने क्या किया 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया किसमें 90 में, तो 2 कितने बार जा रहा है 20 बार में 80 आ रहा था, 20 बार में क्या आ रहा था 80, और फिर 80 के बाद और मल्टीप्लाई किया तो 84 तक आया, है ना। फिर यहाँ से आपने इसको ऐसा अरेंज किया, इसको इस तरीके से अरेंज किया। अब जो यहाँ मेरे को क्यों 4 लेना था, 17 आ गया, 16 के ऊपर 22 गुणित 2 के ऊपर 2 गुणित 17, इससे कट जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर 22 गुणित 2 की पावर 2, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ गया 4। तो ये यहाँ से इस तरीके से सॉल्व होगा, और यहाँ से मेरा आ गया क्या 4 आ गया, 4/7, तो 4/7 में रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया, तो रिमाइंडर विल बी द 4। तो ऐसे सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, ये देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बना के रखा, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। 1 बाय 1 आप लोगों को क्या करना है सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे दिया हुआ है, फैक्टर्स से भी कुछ क्वेश्चन, तो मैं पीडीएफ अभी आपको सेंड करूंगा ग्रुप में, तो आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट अब आप लोग देखते हैं बेटा फर्मेट रूल, है ना। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है फर्मेट थ्योरम। अब फर्मेट थ्योरम क्या होता है, फर्मेट थ्योरम बोलता है कि अगर मान लो कोई भी एक संख्या है a, उसके ऊपर p-1 है और यहाँ पर p है ना, और p जो है बेटा प्राइम नंबर, ये क्या है अभाज्य संख्या, है ना, ये क्या है अभाज्य। तो अगर मेरे को कभी ऐसा केस दिखा तो मैं अगर इसका डायरेक्टली आंसर क्या लिख दूंगा, इसका रिमाइंडर आपका क्या होगा ऑलवेज भी 1 होगा। तो अगर मेरे को कोई नंबर दिया है a, उसका अगर मेरे को p-1 अपॉन p निकालना, तो उसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सेस्पल विल बी 1। तो यहाँ a और p क्या होना चाहिए आपके को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब कि दोनों के कोई सगुणनखंड नहीं होना चाहिए, कि मतलब को प्राइम नंबर में अगर मान लो 2 और 3 लिया मैंने, 2 और 3 तो एक के अलावा उनके कोई दूसरे गुणनफल नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर कहलाता है ना। तो यहाँ से ये थ्योरम है कि अगर मान लो इस तरीके से दिया है a की ऊपर p की पावर में p-1 की है और 1 कर, तो इसका डायरेक्टली आंसर बनाते कैसे क्वेश्चन कैसे, जैसे कि 2 के ऊपर 52 दिया है अपॉन में 53 दिया है। अब 2 के ऊपर 52 को क्या मैं लिख सकता हूँ 53 इंटू अपॉन ये 52, है ना। तो ये a हो गया, p-1 हो गया, ये p हो गया, लिख सकता हूँ ना, 52 लिखना था,
तो अब यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इसका आंसर 1 आ गया, क्योंकि अब ये क्या लग रहा है, फर्मेट थ्योरम लग रहा है, ए के ऊपर p-1। तो ये क्वेश्चन को मैंने क्या किया, ए के ऊपर 52/53 दिया था, 52 को मैंने 53-1 कर दिया, 52 कर दिया, तो यहाँ से मेरा आंसर 1 आ गया, है ना, डायरेक्ट बनते हैं। फिर यहाँ पर ये क्या दिया, 2 के ऊपर 32 दिया बटे 17 दिया, मैं क्या कर दूंगा, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के ऊपर 2 की घात, 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 16, ठीक है, 16 लिख सकता हूँ। तो ये 4/16 हो गया, है ना, 16/17, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, है ना, 17 तो यहाँ से भी आंसर आपका 1 आ गया, तो डायरेक्टली 1 आ गया, तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर यहाँ पर वही 37 को भी चेंज कर दो, इस तरीके से चेंजेस हुए तो आप लोग लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट रूल वगैरह के, ये सारे कंसेप्ट आपके फॉर्मेट रूल वगैरह के। फिर आपके फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट आते हैं कि अगर मान लो फैक्टोरियल है तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 गुणित 1 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 गुणित 2 गुणित 1 होता है, 4 का 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 होता है, 5 का बेटा 5 4 3 2 1 होता है ना, ये आपके फैक्टर्स में आते हैं। फिर इंटीजर्स, है ना, अगर मान लो x का निकालना तो x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 करके लिख सकते हैं। अगर एक फैक्टोरियल 8 है तो 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से लिख, है ना। अब इसके भैया क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्व। मान लो यहाँ पर बोला है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, ये 10,000 टाइम्स आपको इसका निकालना है, अपॉन में 10 है। तो इसका अगर मेरे को सम निकालना है तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द सम। देखिए फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल ये और ये फैक्टोरियल, दोनों को हम लोग वही सेम वैल्यू होती है, 2 into 1 ही होता है ना, तो दोनों इस तरीके से भी लिखा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनमें रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर के थ्रू जाते हैं, रिमाइंडर्स के थ्रू जाते हैं ना। तो जैसे 1 का क्या हो गया, 1 हो गया, 2 3 4। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो अगर डिवाइड करना है तो 120 आ गया, मेरे को रिमाइंडर निकालना, फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो भाई अगर पूरा पूरा डिवाइडर होता है 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, और जैसे ही कोई भी रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो ऑब्वियस ही बात है, जो अगर 0 आ रहा है तो भाई पूरा वैल्यू 0 आ जाए, भले वो एडिशन में रहे, सब्सट्रैक्शन में रहे, किसी भी चीज़ में रहे। तो अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए, फैक्टोरियल में करने के बाद भी अगर कोई भी संख्या पूरी डिवाइड हो तो आप लोग निकाल सकते। ओके, वहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। उसके बाद आपका आता है विल्सन थ्योरम। अगर मान लो p-1 का फैक्टोरियल p है, p-1 आ जाता है आपका, है ना। तो अगर मान लो इस तरीके से कभी कैसे रहा, 5 फैक्टोरियल 6 है तो डायरेक्टली आंसर आपका 5 आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल 8, तो क्योंकि कोई भी ये डायरेक्ट बोला कि p-1 फैक्टोरियल दिया, ये भाई 6 माइनस, अभी 6 p है, मान लेते हैं p है, तो आप 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 क्या लिख सकते हैं, 6 - 1 अपॉन 6 लिख सकते हैं, है ना। तो ये यही केस बन गया, ये केस को शो करा, तो इसमें आंसर क्या आएगा, p-1, 6 - 1 क्या आ गया आपका 5, 8 - 1 क्या हो गया 7, इस तरीके से 12/3 क्या हो गया 13, इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको देखते हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 8, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 5। एक नंबर को हमने डिवाइड किया बेटा 15 से, तो मेरा रिमाइंडर आ रहा था कितना 8। कोई भी एक नंबर था जिसको मैंने डिवाइड किया किससे 15 से, तो मेरा रिमाइंडर, अब उसी नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी पहले रिमाइंडर आता है उसमें जो भी नंबर को बाद में डिवाइड किया जाता है उसी का डिवाइड कर दो और उसमें से आंसर आप निकाल दो, तो उसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 1 5 5, यहाँ 3 बार आपका रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे 3 विल बी द रिमाइंडर, है ना। तो उस सेम नंबर से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये चीज़ आपकी क्लियर हुई, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन अब कभी भी आते हैं तो आप लोग इस तरीके से बनाते हैं। अभी मैं इसकी बड़ी मेथड भी बताऊंगा जो कि लेंथी मेथड है, आई विल सॉल्व विद दिस उससे भी, लेकिन बेसिकली अगर कभी ऐसा पूछा डायरेक्टली आपको तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। फिर और कुछ क्वेश्चन है इसमें, अगर मान लो आपको बोला अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 16, तो जब हमने किस नंबर को 16 से डिवाइड किया तो मेरा क्या आ रहा है 9 आ रहा है, नंबर को हमने 16 से डिवाइड किया तो 9 आ रहा है। उसी नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, तो वैसा ही है कि इसका जो 9 आया था 9 को 8 से डिवाइड कर दो, मेरा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। उसी नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 से तो मेरा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो नंबर सेम है तो इस तरीके से मेथड होती है। अब इसकी लेंथी मेथड देखते हैं कि एक नंबर को मैंने 35 से डिवाइड किया तो मेरा 24 आ रहा है ना, कि एक नंबर को मैंने क्या किया 35 से डिवाइड किया तो मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है 24 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है कितना 24, और यहाँ पर कुछ ना कुछ आ रहा हो, ठीक है। अब उसी नंबर को अगर मैं क्या डिवाइड करूँ किससे
7 से तो मेरा क्या है, तो भाई अब अगर मैं इसका नंबर निकाल तो नंबर क्या आ जाएगा इसका, भाज्य गुणित भाजक, तो 35 इंटू आई प्लस 24 होता है, क्योंकि ये क्या होता है भाज्य गुणित भागफल, भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल होता है, फॉर्मूला ऑफ द भागफल वाला आपने सुना हो। ये नंबर हो गया मेरा, नंबर में क्या कर रहा हूँ 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। अभी मैं ये जो मेरा नंबर आया मैं इसमें 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा शेषफल कितना आएगा, तो यहाँ से जब मैं डिवाइड किया तो मेरा ऑब्वियसली बात है यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ से मेरा क्या गया 3 आ गया। ये मेरी लेंदी मेथड होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ से मेरा शेषफल 3 आ गया। और अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्टली, तो देखिए n अपॉन 35 करता तो 24 आ रहा था, तो 24 को 7 से करता, 7 दिया 21, तो यहाँ 3 आ जाता, डायरेक्ट ये आ जाता है और लेंदी मेथड से मेरा ये हो जाता। तो ये तो बचपन में आपने पढ़ा हुआ है ये सारी चीज, तो इसी को फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से, इसको भी आप प्रैक्टिस करिएगा, पीडीएफ सेंड करूंगा उसके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। अब एल्जेब्रिक रिमाइंडर निकालने का क्या रूल होता है, तो एल्जेब्रिक अगर मान लो कभी एल्जेब्रिक रिमाइंडर आ गया, क्यों एक फंक्शन दिया है fx अपॉन gx में आपको पूछा कि इसका रिमाइंडर फाइंड करो, क्या होता है कि जो भी आपका जो gx होता है, gx को आपको क्या ले लेना है, 0 के बराबर ले लेना है और x की वैल्यू इनपुट कर देना है यहाँ, तो आपका एल्जेब्रिक रिमाइंडर तो कैसे निकलेगा बेटा, देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इस केस में fx ऊपर वाला हो गया, gx इसका नीचे वाला हो गया, है ना। क्या करेंगे, gx को बराबर कर देंगे किसके, 0 के, gx को 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर x माइनस 2 विल बी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। अभी 2 की वैल्यू आपको बस ऊपर पुट कर देना, 2 की वैल्यू आपको ऊपर पुट कर देना, 2 की वैल्यू जैसे आप ऊपर पुट करेंगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, रिमाइंडर फाइंड, तो 5 2 की वैल्यू आपने ऊपर पुट किया तो क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 दिया है, तो यहाँ पर आप जैसे ही पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 4 माइनस 5, ओके, इंटू 2 प्लस 3, ये हो गया, तो ये 4 माइनस 10 प्लस 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7, 7 माइनस 10, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना -3। अब रिमाइंडर आपका -3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि -3 आपका रिमाइंडर कभी भी नहीं होगा, तो इसके अपॉन में क्या आ रहा है x माइनस 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हाँ इस वाले केसेस में आपका हो सकता है तो -3, है ना, ये वाले केसेस में आपको -3, तो आज जो ऑप्शन होगा ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन के थ्रू जाके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन ऐसा ही है ना, इसको भी सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद बाइनरी नंबर्स में आते हैं, तो बाइनरी नंबर के बारे में बस आप ये पढ़ लीजिएगा, इसको बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया, जितना भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं टॉपिक से आए हुए, प्रीवियस ईयर में भी इन्हीं से आए हुए हैं, और अभी जब भी आने की संभावना होगी तो भाई आईआईटी हो जाए एनआईटी हो जाए कोई भी हो जाए तो इन्हीं कॉन्सेप्ट से देगा, ये आपको ये रिवाइज करना है, ये लेक्चर आपको आज ही कंप्लीट करना है, क्योंकि कल फिर और नए टॉपिक्स आ जाएंगे, तो आपको लेट नहीं करना है ना, जो भी चीज़ें करवाई जा रही कंप्लीटली क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, रिवाइज करिए, गेट की एग्जामिनेशन को ऑब्वियसली बात है बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो आपको क्लियरली पढ़ते हुए रहना पड़ेगा, ओके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ओके।